ओके, एक बार जब थोड़ी कॉल्स हो जाएं उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग दिन मार्केट के लिए। हर्षिता, वेरी गुड आफ्टरनून। और आज सुबह एक व्यू ये लिया गया था कि 24,350 अगर फेल हो तो आप शॉर्ट करिए इस मार्केट में 24,500 के स्टॉप के साथ, कि पहली लॉजिकल ट्रेड वही रहेगी। और आई थिंक उस ट्रेड ने बहुत सटीक काम किया जिन्होंने उसको फॉलो किया होगा, क्योंकि मार्केट क्लियरली एक टेक्सचर जो है वो मार्केट का वीक हो गया है। वहाँ से इनफैक्ट हम जब मैंने स्ट्रैटेजी भेजी थी तब 200 पॉइंट फिसले थे, उसके बाद तो और 100 पॉइंट फिसल चुके थे। टेक्सचर मार्केट का अब हो गया है सेल ऑन रैली। आज रात को देखते हैं यूएस मार्केट कैसे बिहेव करता है हर्षिता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी रिकवरी शायद ज़्यादा ना टिक पाए, क्योंकि जिस तरीके की अभी मार्केट हो गई है अब थोड़ा सा मार्केट में एक डर बैठ गया। बहुत टाइम के बाद मार्केट में एक डर बैठ गया है। वो डर होना भी चाहिए मार्केट में थोड़ा सा, लेकिन आज के दिन को मैं ख़राब दिन मानूंगा, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर मार्केट ने दोबारा कोशिश नहीं की कि वापस रिकवरी करे या डे हाई पर आए। तो अब अनुज, जहाँ पर फिर क्लोजिंग ऑफ कोर्स जाहिर तौर पर वो नेगेटिव एंड पर होती हुई दिखाई दे ही रही है। नेगेटिव इसीलिए यानी कि जितना पॉजिटिव सेंटिमेंट था उसके सामने तो हम पूरी तरह से वाइप आउट ही हो गए हैं। 24,000 इंपॉर्टेंट रहेगा या फिर कोई और स्तर जो जहन में रखना चाहिए कि इसके ऊपर क्लोज ठीक माना जाएगा? देखिए, 24,000 से 24,100 जो अब आज का लो है, मेरा ये मानना है कि टूटेगा। मेरा ये मानना है कि 23,800 से 23,900 आपका बड़ा सपोर्ट है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज ही टूट जाएगा, ये लेवल्स टूटेंगे लेकिन मार्केट में। और 23,800 के नीचे अगर आप बंद होना शुरू हुए अगर आप, तो 23,000 के रास्ते इस मार्केट में खुलेंगे। और इस ट्रेंड को रिवर्सल करने के लिए 23,400 के ऊपर निकलकर टिकना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 20 डेमा आपका 23,400 पे 23,500 के आसपास प्लेस्ड है। जो आपके लिए सपोर्ट था वो आपके लिए रेजिस्टेंस बन गया है इस मार्केट में। और एक चीज़ जो बार बार कहता हूँ, मार्केट में जब मार्केट का टेक्सचर बदलता है तो वो एक दो दिन में नहीं चेंज होता। देखिए, बड़ा ट्रेंड मार्केट का अभी भी अपसाइड पर है। बड़ा पैसा आपका अभी भी तब बनेगा जब ये करेक्शन खत्म हो जाएगी, वहाँ से आपको 3-4 हज़ार पॉइंट की स्विंग मिलेगी। उससे पहले क्या, लेकिन एक बार के लिए मार्केट तैयार है 23,500 या 23,000 जाने के लिए? आई थिंक उसका आंसर हमें कल मिलेगा, क्योंकि आज रात को पता चलेगा कि यूएस मार्केट में भी वो वन डे अफेयर था, या वैसे यूएस मार्केट लगातार गिर रहे हैं कई दिनों से, कि क्या वहाँ पर वो जो कल इंट्राडे में रिकवरी आई थी वो सस्टेन करेगी या नहीं। वो जो फ्यूचर्स इतने ऊपर दिख रहे हैं यूएस के, क्या वो उस हिसाब से चलेगा या नहीं, ये देखना होगा। और एक और चीज़, आज जो रिकवरी आई भी ना, उसमें एक और दिक्कत थी। आज की रिकवरी पूरी आईटी की वजह से थी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब ऐसे सेक्टर की वजह से रिकवरी आए जिसमें प्योरली शॉर्ट कवरिंग है, वो रिकवरी टिकती नहीं है नॉर्मली। अगर इस मार्केट में रिकवरी आपको देखनी है ना, तो पता है किसको लीड करना होगा? लार्सन एंड ट्यूब्रो को, रिलायंस को, आपके एचडीएफसी बैंक को। इस तरीके के स्टॉक्स अगर आपको रैली कराएंगे तब इस मार्केट की रैली सस्टेनेबल होगी। बैंक निफ्टी पे मैं ज़्यादा व्यू दूंगा नहीं आज, क्योंकि वैसे ही आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी, कल निफ्टी बैंक की खुद की एक्सपायरी है। एक चीज़ कहूँगा बस, बैंक निफ्टी के लिए बहुत क्रूशल है कि 49,500 डिफेंड करे। 49,500 अगर बैंक निफ्टी ने डिफेंड नहीं किया तो और 1,000 पॉइंट की डाउन साइड यहाँ ओपन हो जाएगी 48,500 की। बस ये है कि मार्केट में फाइनली आपको एक करेक्शन मिली है, इससे घबराना नहीं है और ना अपने स्टॉक्स बेचने। बहुत लोग सोचेंगे कि क्या पोर्टफोलियो नहीं, वो नहीं करना है आपको। मार्केट है बुलिश मार्केट ही, लेकिन एक करेक्शन चल रही है फाइनली, और इस करेक्शन में अच्छे स्टॉक्स पिक करने की आपको कोशिश करनी चाहिए। ये वो मार्केट नहीं है कि बिकवाली में आप पूरी पोजीशंस काटना शुरू करें। थोड़ा सा संयम रखें, सेटल होने दीजिए। नीचे वाले लेवल्स में फिर खरीदारी के मौके ज़रूर मिलेंगे। अच्छा, वेदांता का मुनाफे का आंकड़ा और रेवेन्यू के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कंसोलिडेटेड नंबर है। 2640 करोड़ से बढ़कर 3606 करोड़ के आसपास यहाँ पर वो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का आंकड़ा आता हुआ दिखाई दिया है। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें भी 35,000 करोड़ के ऊपर का फिगर देखने को मिल रहा है। वो भी लेकर आइएगा प्लीज़। ये देखिए 35,764 करोड़ कंपनी का कंसोलिडेटेड बेसिस पर आय उभर कर आई है। आई थिंक मार्जिन्स में भी सुधार होना चाहिए और साथ ही साथ एबिटा वाले लेवल्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो सरसरी नज़र अगर आप डालें तो परफॉर्मेंस अच्छा है, ग्रोथ देखने को ज़रूर मिली है। वीरू, गुड आफ्टरनून। बताइए, कंसिडरिंग अब निफ्टी बात करते करते निफ्टी बैंक 250 पॉइंट करेक्ट हो चुका है, किन लेवल्स पर आपकी नज़रें हैं और किन स्टॉक्स पर आधा आपकी नज़रें हैं? जी हर्षिता, देखिए, गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून हर्षिता। कंप्लीटली बताते अपने आप को एक बार फिर से आज एफएमसीजी की तरफ मतलब झुकाव रखा है।
सारे एफएमसीजी स्टॉक्स लिविंग आई थिंक मैरिको, जिसके साथ आई थिंक दूसरा फैक्टर है, अच्छा कर रहे हैं। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स अभी भी ग्रीन में है, करीब 355 अंकों पर। मैं हालांकि पिक क्या करूंगा, आज तक सुबह मैंने ब्रिटानिया पिक किया था। ब्रिटानिया बहुत स्ट्रॉन्ग फेज में है, आज भी डे हाई पर 5908 पे सुबह सुबह आई थिंक जब हम मॉर्निंग कॉल कर रहे थे, माफ़ कीजिएगा, जब पहला सौदा कर रहे थे, करीब हमने इसे 5764 की रेंज में पिक किया था और आप देखिए करीब 5889 डे हाई पर स्ट्रॉन्ग मूव। उसके बाद आप जुबिलेंट फूड वर्क्स, अभी भी ये स्टॉक हालांकि बहुत चला नहीं है, सुबह से इसी ट्रैजेक्टरी में है, 600 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। ये है ब्रिटानिया का ओ एडिशन, 3.5% ऑन द लॉन्ग साइड। जुबिलेंट फूड को देखिए, 1.5% ओआई बिल्डअप हुआ, 3.25 लाख से जुड़ा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग है। और उसके बाद जरा एक बार आप पीक लेके आइए यूनाइटेड स्पिरिट्स। मैं ये 3 ही स्टॉक्स पिक करूँगा हर्षता, जहाँ पे फिर भी ऑप्शन राइटर्स में कन्विक्शन है, मतलब पुट राइटर्स में। इवन यूएसएल ने अपना आज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी नहीं तोड़ा, कल भी आया था इसके नीचे लेकिन क्लोज बहुत स्ट्रॉन्ग दिया था 10 डेमा के ऊपर, और आज फिर एक मूव जनरेट करता हुआ, प्राइस अप ओआई डाउन कंप्लीटली। अगर आप देखें इस स्क्रीन पे शॉर्ट कवरिंग स्टॉक्स विजिबल है। तो और जहाँ तक वीकनेस का सवाल है, वीकनेस में मैं एक स्टॉक का जिक्र करूँगा, वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसमें काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी, आज भी करीब करीब 659 पे शॉर्टिंग काफ़ी हुई थी। सुबह भी बात की थी मैंने इस पर कि ये शॉर्ट विटनेस कर रहा है, कॉल राइटिंग है। आज का हाई था 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इमेंस शॉर्टिंग, करीब करीब 12 लाख शेयर इसके ओआई में जुड़े हैं, और इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है करीब 632 पे, जो कि पॉसिबली उसके चांस लग रहे हैं, जो इसने इलेक्शन आउटकम के दिन भी छुआ था। तो बहुत वीक केस इस वक्त हर्षता बनता हुआ LIC हाउसिंग फाइनेंस के लिए। इनफैक्ट वो नंबर्स के बाद इसकी गाड़ी लगातार डीरेल होती दिखाई दे रही है और आज भी वो सेल साइड की पोजीशंस आई है। फटाफट से आपके लिए वो ट्रेंडिंग काउंटर स्क्रीन पर लेकर आते हैं और फिर बात करना शुरू करेंगे हमारे जानकारों से। आज देखिए ऊपरी लेवल से मार्केट थोड़ा सा मंदा होता हुआ, और इस मंदी की गिरफ्त में भारतीय एयरटेल में करीब 1.5% का नुकसान देखने को मिला है पोस्ट नंबर्स। HDFC लाइफ, SBI लाइफ में बिकवाली का दबाव, श्रीराम फाइनेंस जैसे काउंटर्स हैं जहां पर सेल साइड की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। मैरिको का प्राइमरीली जो नॉक है 5% का, ये बांग्लादेश में इनका जो एक्सपोजर है उसके चलते आ रहा है। LIC हाउसिंग जो वीरू मेंशन कर रहे थे, क्रॉम्पटन, भारत फोर्ज दूसरे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली का सिलसिला हावी है। ब्रिटानिया लेकिन तेजी में, JSW स्टील, अदानी एंटरप्राइजेस, टेक महिंद्रा। आज वैसे IT काउंटर्स फिर से फ्लेवर में लौटते हुए दिखाई दिए हैं। रियल एस्टेट कंपनियों में एक बड़ी राहत की खबर आने वाली है, उस उम्मीद में गोदरेज प्रॉपर्टीज में तेजी, आरती इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्राइट और UPL बाकी स्टॉक्स है जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। तो ये फिलहाल आपके लिए मार्केट का हाल। अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और फिर बात करेंगे कि यहाँ से आगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो आज पैनल में हमारा साथ देने के लिए एकदम तैयार बैठे हमारे सभी जानकार। फंडामेंटल्स पर हम बात करेंगे मयूरेश जोशी से, टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, सच्चिदानंद उत्तेकर, अमित सेठ, जतिन गेडिया और सोनी पटनायक है। 2:15 बजे लक्ष्मण रॉय को जोड़ेंगे, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर, और खबर इनफैक्ट इन्फोसिस से जुड़ी हुई है। GST को लेकर जो पूरा मसला उभरा है उस पर बातचीत होगी। मुसीबत बरकरार है बाय द वे। 220 पर वी-मार्ट रिटेल, बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस कंपनी का, स्टॉक सुबह में तेजी भी दिखा रहा था। कंपनी के CFO आनंद अग्रवाल से होगी बातचीत। 2:30 पर फिर मंगलम को जोड़ेंगे, बांग्लादेश संकट से किसको फायदा किसको ज्यादा नुकसान, इस पर नजरें रहेंगी। 2:35 पर कल आने वाले नतीजों की चर्चा होगी। आशीष आपको बताएंगे अपोलो टायर, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल से क्या उम्मीद करें। यतिन को जब जोड़ेंगे तो गोदरेज कंज्यूमर, पिडिलाइट जैसे कंपनियों की बात होगी। 2:50 पर अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के MD राजेश कोठारी हमारा साथ देने वाले हैं। यतिन को फिर जोड़ेंगे डीलिंग रूम के जायजे के लिए 3 बजे के आसपास। फिर 3:10 पर BTST STBT ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं और ट्रेड्स लेने की। एक बार निफ्टी लेकर आइए ज़रा। वापस निफ्टी रेड में आने को तैयार है। 24,059 था। आज का हाई क्या था? आज का हाई था 24,360 के करीब, 24,382 के करीब का हाई था। और डे हाई से कितना फिसला है मार्केट? 300 पॉइंट, करीब करीब 330 पॉइंट। लेकिन ठीक है, आप ये मान के चलिए कि अगर आपने ट्रेड लिया होता वो, तो आपको आराम से 300 पॉइंट मिले होते। ये बात मैं क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूँ? हमारे दिमाग में कई बार हो जाता है कि पैसा सिर्फ अपसाइड से बन सकता है मार्केट में। ऐसा नहीं है।
आज मार्केट ने आपको बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी दी शॉर्ट करके पैसा बनाने की। और अगली बार एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी मार्केट में अगर कॉन्ट्रा ट्रेंड मूव आए, जैसे ट्रेंड ऊपर का बड़ा कॉन्ट्रा ट्रेंड मूव आए और अगले दिन मार्केट अगर आपको रिकवरी दिखाए तो वो हमेशा सेल हो जाएगी। यही उल्टा होगा, अगर मार्केट कंसिस्टेंटली डाउन ट्रेंड में एक बड़ा दिन पॉजिटिव आए तो उसके बाद अगले दिन फिर रिवर्सल आएगा। तो इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। शॉर्ट ट्रेड्स भी लेना आना चाहिए अगर आप एफ&ओ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो खास तौर से। चलिए हमारा पैनल तैयार है। गुड आफ्टरनून गाबा सर, क्या रहेगी आज की ट्रेड? गुड आफ्टरनून भैया। आई थिंक मेरा स्टॉप रहेगा गोदरेज कंज्यूमर। एक ब्रेकआउट मिला है करीब 1480 के आसपास, वहीं के उसके नीचे ही स्टॉप लगाना है। 1480 का स्ट्रेट कर रहा है 1489 पर। 1520 के टारगेट नजर आते हैं। इसमें एक ब्रेकआउट है कंसोलिडेशन के बाद। गोदरेज कंज्यूमर गोदरेज कंज्यूमर 1520 और कल ऑफ कोर्स नंबर्स आएंगे। मानस, आफ्टरनून आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए, पीएफसी में बिकवाली करने की राय रहेगी। पीएफसी ने आज कोशिश की अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की, लेकिन वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। आई थिंक यहाँ पर अब गिरावट बढ़ेगी तो 470 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पीएफसी के फ्यूचर में बिकवाली करिए। स्टॉप लॉसेज आपको 501 के लगाने हैं पीएफसी के फ्यूचर में। 501 का स्टॉप लॉस लगाइए और 470 के टारगेट सेट करिए पीएफसी के फ्यूचर में। चाहे तो 490 वाला पुट ऑप्शन जो 24 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 14 रुपीज के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और इस ऑप्शन में 45 रुपए की टारगेट सेट करिए। जय, ये वो स्टॉक्स थे जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहे थे। आज जब बाजार एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई थी, शुरुआती लगभग 20 मिनटों में टॉप गेनर्स में शुमार था और क्या खूबसूरत अगर आप देखें इंटरडे रिवर्सल है यहाँ पर। ये माना इसका ट्रेड हो गया। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? माफ करिएगा, सोनी जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी, यहाँ पे मेरा सेल का व्यू है। क्रॉम्पटन फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं। करंट प्राइस 423 पे सेल कर सकते हैं। हल्का सा अगर राइज नजर आए 425 426 वहां तक भी सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे टारगेट रहेगा 410 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट रहेगा 404 का, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है 435। क्रॉम्पटन में हम देख सकते हैं कि एक 1020 ईएमए को कल और आज दोनों रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए, वहां से इनफैक्ट वो ब्रेक डाउन दिया है। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो ऑप्शन चेन पे इंडिकेट कर रहा है कि वीकनेस है ओपन इंटरेस्ट में, सो टुवर्ड्स 410 404 एक बार टेस्ट कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे सोनी जी आपको बुरा नहीं लगा होगा क्योंकि ऑब्वियसली ये बचपन से आदत होगी। ये बचपन से आदत होगी और वीरू ने जो नाम लिया वो शिल्पा जी का, और शिल्पा जी से वैसे कंपैरिजन मतलब बहुत अच्छा कंपैरिजन है वैसे तो। उनकी जो स्ट्रैटेजीज होती हैं एकदम सटीक होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सचिन गुड आफ्टरनून। सचिन, आपने क्या ट्रेड लिया? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून अर्शदा एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर भारतीय एयरटेल में अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिग्नल था। आज के रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पर वीकनेस पे भी कंफर्मेशन आ रहा है। एंड जिस तरीके से 34 हफ्तों के बाद इसके वीकली आरएसआई में एक ब्रेकडाउन हुआ है 70 लेवल्स के नीचे, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी खासी बड़ी अप ट्रेंड यहाँ पर स्टॉल्ड हो चुकी है। इमीडिएट बेसिस पे टारगेट लगभग अराउंड 1370 के आसपास प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है, अगर ये पुल बैक थोड़ा सा भी आ जाता है तो 1440 तक आप फ्रेश डिप्लॉयमेंट्स कर सकते हो ऑन द शॉर्ट साइड। स्टॉप लॉस आपको लगभग यहाँ से 1455 पे लगाना है। ट्रेडिंग के लिहाज से एक स्विंग बन सकता है अराउंड 1405 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1370 तक ये पर्टिकुलर वीकनेस एक्सटेंड होनी चाहिए। तो और वीकनेस बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। भारतीय एयरटेल में शुरुआत मजबूत हुई और उसके बाद सीधा स्लाइड ही देखने को मिला है। तो 3 सेल आ गए बाय द वे। शाश्ता, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, भारतीय में एक और चीज़ जो है, भारतीय के नंबर्स आए कल। अब मार्केट ये कयास लगा रहा है कि भारतीय में एक ब्लॉक पेंडिंग है, तो मार्केट ये कयास लगा रहा है कि अब ये ब्लॉक कभी भी आ सकता है। तो ये मतलब टेक्निकली कल 48 आवर्स पूरे हो जाएंगे, उसके बाद कभी भी ब्लॉक आ सकता है। तो ये एक रीज़न है कि भारतीय के नंबर्स अच्छे थे, उसके बावजूद स्टॉक वीक है आज। तो शायद उसका ओवरहैंग इस समय बनता हुआ दिखाई दिया है कि जतिन, आप किस तरफ हैं, तेजी या मंदी, क्या ट्रेड लेंगे? मैं मंदी की तरफ हूं और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक जो पुल बैक आया था वो आज के ट्रेडिंग सेशन में फिजल आउट हो गया है। तो ऐसा एक स्टॉक जो हमारे ध्यान में आ रहा है वो है बजाज ऑटो।
अच्छी खासी पुल बैक किया, तो फिर ओपनिंग ट्रेड में अच्छा पुल बैक आया था, लेकिन वो ड्यूरिंग द डे फिजल आउट हो गया। तो हमें लगता है वीकनेस और बढ़ती हुई नजर आ रही है हमें बजाज ऑटो में, तो सेल करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 9550 का और टारगेट रहेंगे 9000 के। बजाज ऑटो पे सेल है आपका एट 9430। निफ्टी का रिवर्सल हुआ आज, उसके बाद जरा बैंक निफ्टी को देखिए। डॉक्टर साहब बैंक निफ्टी रखिएगा। बैंक निफ्टी अब बिलो 100 डे और कल के लो के नज़दीक अब इस वक्त फ्लोट करता हुआ। तो बैंक निफ्टी कितना, अगर आप इंटरडे हाई से कंपेयर करें मॉर्निंग के, तो 50,716 यानी अब लगभग 1000 पॉइंट डे हाई से। बात करेंगे इस पर कुछ देर में, लेकिन मयूरेश से बात करते हैं। मयूरेश, आपकी रीडिंग इस 2 दिन के पेन को, अब नेचुरली आपने शायद अब आप एक फंडामेंटल विशेषज्ञ, शॉर्ट तो नहीं कर रहे होंगे बाजार में कहीं पर, बट स्कोप ऑफ बाइंग कहाँ पर नजर आ रहा है आपको इस वक्त? आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून दर्शना जी। तो हमें लगता है थिंक इंफ्रा में जो सिलेक्टिव पॉकेट्स है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट एज एन एग्जांपल, ये पॉकेट अभी भी अर्निंग्स के लिहाज से स्ट्रांग लगता है, क्योंकि जापानीज यील्ड पर यूरोपियन या अमेरिकन इकोनॉमी स्लो डाउन, इससे इनके ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आई थिंक दिस इज वन सेगमेंट दैट कैन डेफिनेटली बी केप्ट ऑन रडार। दूसरा ऑब्वियसली है जो रियल एस्टेट एंसिलरी स्टॉक्स हैं, क्योंकि जो साइकिल से पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री गुजर रही है और अभी भी 2 साल बाकी है पूरे साइकिल के, टू अज्यूम अ 6 ईयर साइकिल, रियल एस्टेट एंसिलरीज हैव हार्डली डन एनीथिंग। इनपुट कॉस्ट स्टेबल हुई है और इसकी वजह से हमें लगता है रियल एस्टेट एंसिलरीज इस पे भी फोकस रखना चाहिए। इसी स्पेस से जो स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट पे है इस कैपेसाइट इंफ्रा। हमें लगता है जो इनकी ऑर्डर बुक है 9000 करोड़ की, अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट ऑर्डर बुक, 67% ऑफ दैट ऑर्डर बुक पब्लिक सेक्टर से है। सो कंपनीज लाइक सिडको, म्हाडा, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जिनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं, कैपेसाइट टेक्स केयर ऑफ दैट। दूसरा आई थिंक जो इनकी हाई राइज में एक स्पेशलिटी है और जो वर्टिकल डेवलपमेंट हो रही है अक्रॉस मेट्रो सिटीज एंड सेमी अर्बन सिटीज एज वेल, 75% इज हाई राइज एंड 10% इज सुपर हाई राइज। बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग है, नेट डेट ऑलमोस्ट जीरो है। एग्जीक्यूशन के वजह से इनकी इबिट मार्जिन्स 13.5% के आसपास है। 20% रेवेन्यू ग्रोथ, 40% इबिटा ग्रोथ इज व्हाट दे हैव अचीव्ड इन द पास्ट। और मुझे लगता है डबल डिजिट ग्रोथ, हायर डबल डिजिट ग्रोथ इजीली अचीव करेंगे अगले 2 साल में। तो आई थिंक ये एक स्टॉक आपकी नजर पे जरूर रहना चाहिए। तो रियल एस्टेट एंसिलरीज, वेस्ट वाटर, ये थीम शायद अच्छा करेंगे मार्केट। ओके, चलिए अब एक बार वापस निफ्टी लेकर आइए, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट को इस समय समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब देखिए निफ्टी 47 पॉइंट्स डाउन, लेकिन वो जो प्लेट चल रही थी ऑफ डेज हाई, अब हम ऑफ डेज हाई हो गए हैं 350 पॉइंट, 350 पॉइंट। चलिए ठीक है, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि कोई टॉप पे नहीं बेच सकता, बॉटम पे कवर नहीं करेगा, लेकिन आज मार्केट ने आपको हर्षदा बहुत अच्छा मौका दिया होगा निफ्टी पर 200 पॉइंट कमाने का। मैं 377 पॉइंट नहीं गिन रहा हूँ, लेकिन 200 पॉइंट तो आपको मार्केट ने आराम से कमाने को दिए हैं। और बहुत लोग जो डिस्पॉन्डेंट हो जाते हैं ना वीक मार्केट में, एक चीज़ समझ लीजिए आप, मार्केट का ट्रेंड, और अगर आपको मार्केट में 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं, लार्ज ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड और शॉर्ट टर्म ट्रेंड। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड में आप सबसे ज़्यादा पैसा बनाएंगे। वो कैसे? शॉर्ट टर्म ट्रेंड में अगर कॉन्ट्रा ट्रेंड मूव आएगा, जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेंड एकदम शॉर्ट ट्रेंड मूव डाउन का है, उसमें कॉन्ट्रा ट्रेंड मूव मिला आज सुबह, बस जहाँ वो फेल हुआ वहाँ शॉर्ट, वो शॉर्ट करना आना चाहिए इस मार्केट में, तो पैसा बनेगा। सिर्फ ये नहीं है कि दोनों तरफ पैसा बनता है मार्केट में, सिर्फ लॉन्ग करके नहीं बनेगा। आप सिर्फ लॉन्ग करके पैसा कमाना चाहेंगे तो दिक्कत है मार्केट में। और ये मार्केट का टेक्सचर अब सेलोन रैली है, जब तक 24,400 ना निकल जाए, 24,400 जब निकलेगा वहाँ पे ये मार्केट फिर वापस आपके बायोन डिप्स का होगा, लेकिन तब तक मार्केट का टेक्सचर बदल गया है, सेलोन रैली। और आज जिस तरीके से फाइनेंशियल्स गिरे, ये क्लियरली आपको इंडिकेट कर रहा है कि अभी मार्केट शायद तैयार है एक रीजनेबल करेक्शन के लिए। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर कल परसों में निफ्टी एक बार के लिए कल का लो भी तोड़ दे। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी चला गया वहाँ तक, आई थिंक ऑलमोस्ट तोड़ दिया उसने। निफ्टी भी अगर तोड़ दे वहाँ का लो तो मुझे हैरानी नहीं होगी। अनुज, कंसिडरिंग आपने कहा कि देखिए 2 बजे जिसने निफ्टी देखा और उस समय शॉर्ट लिया, वो राइड कर रहे हैं ट्रेड को, क्या अभी भी उस ट्रेड में उतरा जा सकता है 24,000 के नीचे जब आ गया? नहीं, या मिस हो गया बस? नहीं, ये देखिए क्या होता है ना हर्षदा, इसमें क्या होगा ना, एक बार के लिए हो सकता है एकदम से वापस निफ्टी आपको 24,050, 24,100 दिखा दे। तरीका क्या है इसमें? रैलीज के फेल होने का वेट करिए। मार्केट में
हमेशा रैलीज, इस तरह की मार्केट में रैलीज भी आएंगी, क्योंकि जो शॉर्ट्स होते हैं ना वो बहुत जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करते हैं, तो उसमें इंटरडे में प्रॉफिट बुकिंग रिकवरी भी आती है। वो रिकवरी जहाँ फेल हो वहाँ पर शॉर्ट करें, और उसमें फिर आपके पास एक लॉजिकल स्टॉप लॉस होता है उस बार का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो, इसके लिए तो रिकवरी, अब अगली रिकवरी आएगी उसके फेल होने का वेट करें और वहाँ पर सेल करें। अच्छा, अब एक थोड़ी सी मार्केट की बहुत बात हो गई, थोड़ा मूड को ठीक करते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट शाम है हमारे लिए। पेरिस ओलंपिक्स में भारत के लिए आज सबसे बड़ा दिन है। जी हाँ, सबसे बड़ा दिन है आज। सबसे बड़ा कारण नीरज चोपड़ा, अगर कुछ फुटेज है तो वो चला दीजिए ज़रा। नीरज चोपड़ा जो जेवलिन थ्रो के क्वालिफिकेशन राउंड में अपना जलवा दिखाएंगे, और खैर वो तो होप कर रहे हैं कि वो आगे भी जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर हमारे दूसरे प्लेयर जो मिस्टर जैना, क्या नाम है उनका पूरा, किशोर जैना, हाँ वो भी काफ़ी बड़े प्लेयर हैं। इनफैक्ट एशियन में तो ऑलमोस्ट उन्होंने एक बार के लिए तो इनको पीछे छोड़ दिया था। उसके अलावा आज भारतीय हॉकी टीम का सेमीफाइनल में बहुत इम्पॉर्टेंट मुकाबला है जर्मनी से, और जिस तरीके से हॉकी टीम खेल रही है, हमारे को हराने का एक ही वो होगा अगर वापस वो अंपायरिंग उस तरीके की होगी जो ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट में हुई थी। ब्रिटेन के तो ऐसा लग रहा था कि उसी तरफ का कोई प्लेयर ही कॉल दे रहा है। 100% वो 12 के साथ खेल रहे थे, हम 10 के साथ खेल रहे थे। तो वो अगर ऐसा ना हो तो मुझे लग रहा है कि जर्मनी को भी हम हरा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हराया था हमने उसमें राउंड रॉबिन मैच में, तो ये पॉसिबल है कि 44 ईयर्स के बाद फाइनल में पहुंचे हम। लास्ट हम फाइनल में पहुंचे थे 44 ईयर्स बैक। हॉकी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें अभी भी इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे बेस्ट है, और उसके अलावा विनेश फोगाट का भी मैच है प्री क्वार्टर फाइनल में। तो ओलंपिक्स में भी भारत के लिए बड़ा दिन है आज। तो फिंगर्स क्रॉस्ड। वैसे ये हॉकी वाला गेम ऑफ कोर्स रात को होने वाला है। नजरें फिर ऑफ कोर्स बाकी प्लेयर्स पर भी रहेगी कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। गुड लक, फिंगर्स टोज एवरीथिंग क्रॉस्ड की अच्छा प्रदर्शन रहे, और इसको कल हम ऑफ कोर्स डिटेल में बात करें, सेलिब्रेट करें। लेकिन अब लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं, और लक्ष्मण रॉय भी हमारे एकदम टॉप परफॉर्मर है। सुबह में बात हम इंडेक्सेशन वाली खबर पर कर रहे थे, लेकिन अब इन्फोसिस और जीएसटी वाला अपडेट आता हुआ, वो 32,000 करोड़ वाला ऑर्डर। लक्ष्मण बताइए मामला कहां पहुंचा है, क्योंकि इन्होंने आई थिंक पहले कहा था अपील नहीं करेंगे, लेकिन आज बातचीत हुई है डिपार्टमेंट से। देखिए, दरअसल इसमें दो बातें सबसे पहले साफ कर दूं। पहली बात कि इनकम टैक्स, माफ़ी चाहूँगा, जीएसटी डिपार्टमेंट जो है इन्फोसिस वाले मामले की जांच कर रहा है। जांच को बंद नहीं किया गया है, और इन्फोसिस ने कहा है कि 10 दिन के भीतर हम अपना पक्ष यहाँ पे रखेंगे। अब सवाल उठता है कि इन्फोसिस ने जब कहा था, एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया था 3 अगस्त को कि नोटिस को वापस ले लिया गया है, तो कन्फ्यूज़न अब है कि आखिर क्या हुआ। तो दरअसल बताऊं कि इन्फोसिस को नोटिस दिया गया था जुलाई 2017 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक के लिए 32,400 करोड़ रुपए का जीएसटी का प्री शोकॉज नोटिस दिया गया था। अब इस जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018 तक का जो नोटिस है उसको प्री शोकॉज नोटिस विड्रॉ कर लिया गया है। इसकी रकम बैठती है कुल मिलाकर आपको 3,898 करोड़ रुपए, यानी 32,400 करोड़ रुपए में से 3,898 करोड़ का नोटिस विड्रॉ कर लिया गया है। लेकिन 1 अप्रैल 2018 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक का नोटिस अभी भी बना हुआ है। उस अवधि के मामले की जांच चल रही है, और उस पे अभी भी जीएसटी के ऊपर जो है जीएसटी को लेकर 28,502 करोड़ रुपए का नोटिस अभी भी बरकरार है इन्फोसिस को लेकर के। और डीजीजीआई जो है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, और इन्फोसिस के अधिकारी डीजीजीआई के संपर्क में यहाँ पर हैं। ओके, तो ये बात हुई लक्ष्मण जी से, और काफ़ी दिखते हैं वैसे यहाँ पर। शुक्रिया लक्ष्मण जी। वैसे एक चीज़ है, मैं आई थिंक 2 हफ्ते पहले मैंने एक चीज़ कही थी कि मार्केट का ध्यान शायद अब उन सेक्टर्स पर जाएगा जहाँ पर पॉलिसी रिस्क नहीं है, और उनमें एक है आईटी। वहाँ पर भी आ रहा है बहुत बड़ा, वो कहता है ना, होल्ड माय बियर। एक्चुअली वो वाली बात हो गई। इन्फोसिस अब डे लो पर, तो इसका तो अंदाजा ही नहीं था कि क्या है ना अजदा, मेरा ये मानना है आईटी सर्विसेज कंपनी है वैसे ही, मतलब हमने काफ़ी देखा है कि इसमें इनको जो अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, जीएसटी पोर्टल की साइट वैसे इन्फोसिस ने बनाई है, शायद कोई जीएसटी का नोटिस आ गया। लेकिन आई थिंक ये मतलब अजीब लग रहा है मुझे, फ्रैंकली मुझे मतलब प्राइमा फेसी देख के अजीब लग रहा है इस तरीके का नंबर। और आई थिंक थोड़ा सा ये
इस देश में अगर जो एक्विटी कल्ट है, अगर उस पर अगर एक चीज़ भारी पड़ सकती है तो वही जिस तरीके की टैक्स डिमांड्स आ जाती हैं ना अलग अलग। आप देखिए पिछले एक महीने में हर कंपनी, किसी न किसी कंपनी का कुछ ना कुछ टैक्स डिमांड आ रहा है। वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ना वहाँ कहीं ना कहीं इंटरवेंशन की ज़रूरत है। कुछ केसेस सही भी होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ केसेस थोड़ा सा ओवर एंथुसियाज्म भी हो रहा है यहाँ पर। खैर, इस पर एक कॉल ले लेते हैं। गाबा सर, टेक्निकली इन्फोसिस क्या यहाँ पर एक टॉप बना है? टॉप कहना मुश्किल रहेगा, लेकिन कह सकते हैं एग्जॉशन और हो जरूर हुआ है। काफी स्ट्रेच है इन्फोसिस ना हायर टाइम फ्रेम, जब वो 1900 के आसपास चला गया, उसके बाद करेक्शन है। टॉप कहना मुश्किल रहेगा, लेकिन इम्पॉसिबल है कि लो लेवल देखिए और 1680 ये एक जोन है, वहां पर एक सपोर्ट मिल सकता है। मतलब अब ट्रेड कर रहा है 1750, 1680 मतलब कम से कम 70 रुपए डाउनसाइड अब भी पॉसिबल है, शायद वहां पर समझ ले फिर एक अप्पू मिलना चाहिए। लेकिन बहुत ही दौड़ा था फ्रॉम 1380 जोन से, लगातार एक अप्पू मिला है ऑन वीकली हाई टाइम फ्रेम में, बहुत ही अच्छा अप्पू मिला है। एग्जॉस्ट तो होगा ना, तो मोर ऑफ एन एग्जॉशन है। आई थिंक किसने कही थी ये बात, शायद नीलेश शाह जी ने कही थी ये बात, अगर मुझे याद है अच्छे से, तो कि अगर हम पाकिस्तान या श्रीलंका जैसे नहीं हो पाए ना, उसमें एक बहुत बड़ा कारण आईटी कंपनीज का है। क्योंकि हमारा जितना भी डॉलर रेवेन्यू है वो यही कंपनियाँ ला रही हैं, यही कंपनियाँ ला रही हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा हमको मतलब ज़रूरत है कि थोड़ा सा इन चीज़ों में एक सेंसिटिविटी थोड़ी सी बरतें और उसके हिसाब से काम करें। खैर एनीवे, देखते हैं, अभी जांच चल रही है क्या निकल कर आता है मामला, लेकिन इस पर थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। अनुज, इस बीच पीएफसी के नंबर्स आ गए हैं। 3000 करोड़ 3007 करोड़ से बढ़कर 3718 करोड़ पर ये फिगर आता हुआ। ये मुनाफे का पहला आंकड़ा है जो आपकी स्क्रीन पर हो रहा है फ्लैश, तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है कंपनी का। ये फर्स्ट फिगर पीएफसी के केस में आपको ब्याज से आय भी देखनी होगी, एसेट क्वालिटी भी देखनी होगी, मार्जिन्स भी देखने होंगे। तो एसेट क्वालिटी का आंकड़ा तो फिलहाल अभी नहीं आया, लेकिन ब्याज से आय का फिगर आ गया है 4328 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर भी बढ़त ही देखने को मिली है, तो लगभग 23.5% या फिर आप 24% मान के चले मुनाफे में इजाफा देखने को मिला। तो ब्याज से आय में भी 23.5% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। वैसे सरसरी अगर नजर आप डालें तो नंबर्स बेहतर दिख रहे हैं। पीएफसी मानस, इनफैक्ट आपने एक सेल साइड का कॉल दिया था, एक बार लेवल्स दोहराएंगे कि क्या ब्रेक करेगा तो और वीकनेस गहराती हुई दिखाई दे सकती है? आपका टारगेट क्या है? तो देखिए, सपोर्ट तो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, तो मेरे ख्याल से तो अभी गिरावट बढ़ेगी। सबसे पहले तो हमें 475 के आसपास के भाव शायद देखने को मिले, जहां पर 100 डे मूविंग एवरेज है। लेकिन जिस तरह का ब्रेकडाउन आज देखने को मिला है, मेरे ख्याल से 460 455 तक के टारगेट पोजिशनल बेसिस पे पीएफसी में आपको देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी कहाँ करेंगे? तो खरीदारी करने के लिए कम से कम 505 रुपए का लेवल ब्रीच होना चाहिए, उसके ऊपर निकले तभी पीएफसी में खरीदारी करें। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए पीएफसी। देखते हैं आगे और क्या बारीकियां आती है। फिलहाल 484 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ, चार्ट्स पर एक शॉर्ट कॉल दिया हुआ है। गोदरेज प्रॉपर्टीज एक आउट परफॉर्मर है। मयूरेश, वेरी क्विकली मैं आपसे राय लेना चाहूंगी। सुबह में लक्ष्मण वो क्लियरली डिटेल दे रहे थे कि फाइनेंस बिल में थोड़ी सी ट्वीकिंग होगी, जहां पर दो विकल्प होंगे। या तो आप जैसे ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में पिक करते हैं, वैसे आप चाहे 12.5% LTCG दीजिए विद नो इंडेक्सेशन, या 20% दीजिए विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, या फिर 23 जुलाई के बाद, यानी कि इस साल 23 जुलाई के बाद खरीदी हुई प्रॉपर्टी पर ही इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस खबर के आने के बाद सभी स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है, लेकिन प्रॉपर्टी सेगमेंट में अगर आपने एक कोई ट्रेड लेना है, कुछ आप लोगों की टॉप प्रायोरिटी है, तो वो क्या ट्रेड रहेगा? I think if this gets implemented, I think step in the right direction होगा, क्योंकि काफी लोगों को शायद दिक्कतें हो सकती है owning old properties, जहाँ पे appreciation शायद 7-7.5% के ऊपर हुई नहीं है on a CAGR basis over the last few decades. Having said that, जिनके पास DLF जैसे स्टॉक है, जिनके पास कोल्टे पाटिल है, जिनके पास गोदरेज है, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। बट जैसे मैं मेरे विकल्प भी बता रहा था, एंसिलरी प्लेस रियल एस्टेट स्पेस में मुझे लगता है अभी अच्छा करना चाहिए। कैपेसाइट एज एन एग्जांपल, लाइक आई डिस्कस्ड, इज वन स्टॉक दैट यू शुड कीप ऑन रडार। दूसरा ग्रीन प्लाई लैमिनेट्स, सेंचुरी, सेरा, ये सारे जो स्टॉक्स हैं, इनको काफी दिक्कतें हुई थी पिछले कई क्वार्टर्स से इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। बट जैसे नए घर बनेंगे और जैसे रिफर्बिशमेंट्स होंगे, सारे नए घर जो बने हैं और पुराने घरों में भी जैसे दिवाली सीजन आ जाएगा,
आई थिंक देयर विल बी अ ह्यूज वॉल्यूम अपटिक व्हिच विल हैपन. इनपुट कॉस्ट काफी स्टेबल है और इनकी बैलेंस शीट काफी ठीक ठाक है. A lot of the companies within the ancillary space. So हमें लगता है आई थिंक रियल एस्टेट डेवलपर्स जिनके पास से बने रह सकते हैं, एंसिलरी स्पेस पे फोकस करें. ओके सेरा सेनेटरी आपकी स्क्रीन पे 2805 में मीन वाले जो मैं LIC हाउसिंग फाइनेंस का जिक्र कर रहा था, जरा एक बार आप इसी स्पेस की LIC हाउसिंग फाइनेंस की अब 800 की जरा LIC हाउसिंग फाइनेंस रखेंगे. क्या गजब की कॉल राइटिंग है डे लो पे. और ऐसा ही कुछ क्रैक अगर आप देखें NBFC स्पेस में, HFC इसमें दूसरे कैनफिन होम्स, और आपको याद होगा कैनफिन होम्स तो मई जून इवन जुलाई फर्स्ट वीक तक क्या स्टार परफॉर्मर था. इसका हाई था 940 का. अमित सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं. अमित, पहली बात तो ये बताइए ये कैनफिन होम्स का टारगेट क्या बनेगा, क्योंकि अभी भी स्क्रीन पे इमेंस शॉर्टिंग है. इवन स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, आ चुका है अब बात ट्रेड करते करते. क्या व्यू इस पर और आपका अभी का ट्रेड क्या है? जी, good afternoon वीरेन जी, good afternoon अर्शिता मैम, अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल. वीरेन जी, इनफैक्ट इस समय का मेरा ट्रेड कैनफिन होम पे ऑन द शॉर्ट साइड था, बट आई विल गिव अ न्यू ट्रेड आल्सो. कैनफिन होम का स्ट्रक्चर देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टॉक ने एक स्विंग लो अपना ब्रेक किया है, 200 डेमा ब्रेक किया है, 773 पे फ्यूचर्स पे ट्रेड कर रहा है. जिस हिसाब से यहाँ पे इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स प्लेस्ड है और रेशियो चार्ट्स में जो ब्रेकडाउन देखा है, मुझे लगता है स्टॉक इज हेडिंग फॉर 750 के लेवल्स. स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ 782 का, तो काफी वीक स्ट्रक्चर है. और रही बात अभी की कॉल की, तो मैं एक दूसरी कॉल दे देता हूँ. मुझे आईटीसी का स्ट्रक्चर यहाँ पे ठीक लग रहा है एज अ डिफेंसिव. कल के सत्र में हमने देखा कि जो आईटीसी में पुल बैक आया था वो लगभग 20 डेमा पे होल्ड किया. आज के सत्र में एक इसने अटेम्प्ट जरूर लिया 10 डेमा के ऊपर, थोड़ा फिजल आउट कर गया, लेकिन अगर आप ओवरऑल मंथली वीकली चार्ट्स देखें तो स्ट्रक्चर इंटैक्ट है. तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है. 479 का छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स रहेंगे 496 एंड 500 के. ओके, आईटीसी 2 सेशन से इसी रेंज में कंसोलिडेट करता हो, 485 और ऊपर 492, और कैनफिन होम्स स्टे ऊपर बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. चलिए बात करते हैं कुछ कंपनियों की अर्निंग्स की बात करते हैं. पहली तिमाही में वी-मार्ट रिटेल के नतीजे अच्छे रहे हैं. कंपनी करीब 22 करोड़ रुपए के घाटे के मुकाबले करीब 22 करोड़ रुपए के मुनाफे में आई. आय और मार्जिन्स जो थे उसमें भी अगर आप देखें एक हाइक है. बातचीत करने के लिए हमारे साथ वी-मार्ट रिटेल के CFO श्री आनंद अग्रवाल जुड़ चुके हैं. अग्रवाल साहब नमस्कार, और नंबर्स अच्छे रहे आपके इस क्वार्टर में. एक चीज़ दिख रहा था सर, आपके फुटफॉल इस क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 36% जंप हुए हैं YOY बेसिस पे. और लाइटर नोट सर, ये हीट वेव में सब क्या आप ही के स्टोर्स में थे क्या? नहीं, मतलब आपके मुंह में घी शक्कर. मतलब मैं तो यही कहूंगा कि हाँ, और भी तादाद में लोगों को आना चाहिए, बट रियलिटी प्रॉब्ली ये है कि पिछले 2-3 साल से जो लोग नहीं आ पा रहे थे, शायद उन्हें कुछ मौका मिल गया गर्मी में हमारे यहाँ आने का. ओके, बट एग्जैक्टली ये बताइए, ये जो फुटफॉल बढ़े, साथ ही साथ आई थिंक जो स्पेंड पर बिल था उसकी ट्रेजेक्टरी क्या रही, इसमें भी थोड़ी ग्रोथ है क्या? इस पर थोड़ी आपकी टिप्पणी चाहूँगा. स्पेंड पर बिल ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. अच्छी चीज ये रही कि नंबर ऑफ बिल्स हमारे काफी बड़े हैं, तो फुटफॉल ज्यादा है, लोग ज्यादा आए, एंड लोगों ने खरीदारी ज्यादा करी, लेकिन जो एवरेज साइज पर बिल है, एवरेज बिल साइज जिसको हम कहते हैं, वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है. उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ या डिग्रोथ नहीं है, 1-2% ऊपर नीचे है. बट जो अच्छी चीज देखने को मिली कि टियर 3 टियर 4 टाउन्स में जहां पे फुटफॉल पिछले 2-3 साल से काफी डिप्रेस चल रही थी, वहां पे हमें थोड़ी सी ज्यादा खरीदारी देखने को मिली है बनिस्बत पिछले साल के. तो वो हमारे जैसी चेन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है और मैसेज है, क्योंकि हमारा कोर कस्टमर इसी टियर 3 टियर 4 टाउन में ही रहता है, एंड यहीं पे हमें सबसे ज्यादा पेन पिछले 2-3 साल से नजर आ रहा था. ओके, अच्छा अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून. आपकी एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी रही है कि आप काफ़ी स्टोर्स बंद कर रहे हैं और काफ़ी नए स्टोर्स खोल रहे हैं. तो FY25 में क्या टारगेट होगा आपका स्टोर्स एडिशन और स्टोर्स जो क्लोजर है उसको लेकर? क्लोजर का कोई हमारा टारगेट नहीं होता है, हमारी एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रेटजी होती है. कोई भी स्टोर अगर कंटिन्यूसली नहीं परफॉर्म कर पाता है तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, और अगर बिल्कुल ही लग जाता है कि इसको हम नहीं ठीक कर पाएंगे तो फिर हम उसे बंद कर देते हैं. तो पिछले साल हमने एक साथ 25 स्टोर करीब बंद करे, वो एक बहुत बड़ा नंबर था. हमारी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टोर्स हमने लास्ट ईयर ही बंद करे हैं.
तो इस साल के लिए मेरे को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि हम कोई बहुत ज्यादा स्टोर बंद करेंगे। नॉर्मल कोर्स में 4, 5, 6 स्टोर कुछ बंद हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज बंद करने का कोई विशेष टारगेट नहीं है। नए स्टोर खोलने का जो टारगेट है हमारा, हम 50 के तकरीबन स्टोर खोलेंगे। एंड ऑलरेडी हम मेरे ख्याल से 7-8 स्टोर ऑलरेडी खोल चुके हैं पिछले क्वार्टर में। एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर हम 50 तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। इस क्वार्टर में आपके मार्जिन्स में बहुत शानदार ग्रोथ आई, वो क्या वन ऑफ है कुछ या फिर सस्टेनेबल है? नहीं, वन ऑफ तो खैर नहीं कहूंगा, क्योंकि लाइक टू लाइक ग्रोथ है हमारे बिजनेस में। 11-12% की लाइक टू लाइक ग्रोथ वो एक अच्छी ग्रोथ होती है, और 12% की जब लाइक टू लाइक ग्रोथ होती है तो उसका ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाता है। सो अगर लाइक टू लाइक ग्रोथ हमारी पूरे साल में हाई सिंगल डिजिट में जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, अगर वो बनी रहेगी तो मार्जिन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हमें मिलना चाहिए। ऑल्दो चूंकि हम वैल्यू रिटेलर हैं और हम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कस्टमर को देना चाहते हैं, तो परसेंटेज ग्रोथ के ऊपर हमारा बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहेगा। रुपी ग्रोथ या वैल्यू ग्रोथ पे हम ज्यादा फोकस करेंगे कि तादाद बढ़ाएं, वॉल्यूम बढ़ाएं, एंड उससे जो रुपी मार्जिन है वो थोड़ा हम और एक्सपैंड करें। अग्रवाल साहब, आपने ये जो अनलिमिटेड का एक्विजिशन किया था, इट्स फेयरली प्लेइंग इन योर फेवर, राइट? क्योंकि वहां से ग्रोथ आई है साउथ इंडियन मार्केट्स में। जी बिल्कुल, साउथ इंडिया मार्केट में भी अच्छी ग्रोथ आई है, एंड वहां पे भी इनफैक्ट हमने काफी लॉस मेकिंग स्टोर, सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग स्टोर वहीं पे थे जो हमने बंद करे पिछले साल, उसका भी हमें फायदा मिला है। सो लाइक टू लाइक ग्रोथ भी वहां पे अच्छी है। एंड अच्छी चीज अनलिमिटेड में अब ये हो रही है कि जो हम नए स्टोर वहां पे खोल रहे हैं, लगातार पिछले 2-3 साल से जो भी हमने स्टोर्स वहां पे खोले हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड वो हमें आशा दे रहे हैं, होप दे रहे हैं कि हम गोइंग फॉरवर्ड उस चेन को और बड़ा बना पाएंगे। सो अनलिमिटेड अच्छा इन्वेस्टमेंट रहा है हमारे लिए, एंड जो उसकी ग्रोथ है आई थिंक वो अभी कंटिन्यू करेगी। लेकिन क्या उतना ही अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाइम रोड साबित हो रहा है? क्योंकि लाइम रोड को टर्न अराउंड करने में आप लोगों को भी काफी मेहनत करनी पड़ रही है। लॉस कम जरूर हुआ है, लेकिन क्या कोई विजिबिलिटी है या आपके लिए प्लेटफॉर्म कब मुनाफा कमाने लगेगा? लाइम रोड एक हमारा डिजिटल एक्सटेंशन है, एंड हम उसको ओमनी के लिए यूज करना चाह रहे हैं, ना कि सिर्फ मार्केट प्लेस के लिए। और मार्केट प्लेस बिजनेस नॉर्मली, डिजिटल बिजनेसेस नॉर्मली लॉस मेकिंग होते हैं, एंड इसको हम इन्वेस्टमेंट की तरह ज्यादा देख रहे हैं, हमारी कैपेबिलिटी एक्सटेंशन की तरह ज्यादा देख रहे हैं, और जिससे कि हम फ्यूचर में जो हमारे ऑनलाइन कस्टमर्स होंगे और आज भी जो ऑनलाइन कस्टमर्स हैं, उनको हम बहुत आसानी से सेम रेंज, सेम प्रोडक्ट्स मुहैया करा पाएं। तो उसमें ऑल्दो लाइम रोड में लॉस मेकिंग बिजनेस है अभी, लेकिन आपने सही कहा कि लगातार पिछले 4 क्वार्टर से हर क्वार्टर 15, 20, 30% उसके लॉस कम होते चले जा रहे हैं। तो अभी प्रॉफिटेबिलिटी का इमीडिएट इस साल तो मेरे को विजिबिलिटी नहीं है, शायद अगले साल तक हम कुछ देख पाएं, लेकिन लाइम रोड बिजनेस जो है और जो उसका लॉस भी है, हमारे ओवरऑल बिजनेस का बहुत ही छोटा कंपोनेंट है, 2-3% का ही कंपोनेंट है, तो उससे कोई बहुत ज्यादा हमें मटेरियल फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अच्छा अग्रवाल साहब, आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे। अब जो अभी कुछ देर पहले अनुज जी ने प्रश्न पूछा था कि मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी, है ये वन ऑफ ही है, मैं पूछना चाहूँगा कि अब जहाँ जहाँ जिस एरिया से आपके स्टोर क्लोज हुए या फिर जहाँ आप जा रहे हैं, ये FY25 के अंत तक, और मैं इनफैक्ट काफ़ी पीछे से पूछ रहा हूँ, आई मीन फ्रॉम कोविड ऑनवर्ड्स, अब तक आपके जो रेंटल्स हैं वो कितने बड़े हैं, और क्या एवरेज हर साल ये रेंटल्स कितने बढ़ रहे हैं आपके? रेंटल्स में हर साल करीब 5 से 7% की एवरेज ग्रोथ आती है, एंड जो पुराने स्टोर्स हैं उनका रिन्यूअल का एक ग्रोथ होता है, उनका एक नॉर्मल कर्व होता है कि 5 से 10% की हर साल एवरेज में उसमें ग्रोथ आ जाती है। उसके अलावा जो नए स्टोर हम साइन करते हैं उसमें थोड़ी सी ग्रोथ ज्यादा है, उसमें अभी कंपटीशन भी ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा लोग जिन टेरिटरीज में पहले हम अकेले होते थे, अब वहां पे बहुत सारे रिटेलर्स आना चाहते हैं, तो थोड़ी सी इस समय रेंटल्स की इन्फ्लेशन थोड़ी सी हायर है, तो उसका थोड़ा सा चैलेंज है, लेकिन कोशिश यही कर रहे हैं कि सेल्स पर स्क्वायर फीट बढ़ा के और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ बढ़ा के उसको हम कॉम्पनसेट कर पाएं, जैसे कि इस क्वार्टर में करा है। ओके, चलिए आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। वी मार्ट रिटेल की बात हुई, निफ्टी 24,000 को बचाने की कोशिश कर रहा है फिर से, 24,030 पर इस समय, तो क्लियरली 24,000 दोबारा शायद इतनी आसानी से तोड़ने को तैयार नहीं है। आज का लो हालांकि 23,985 था, लेकिन दिक्कत आज है बैंक निफ्टी, क्योंकि HDFC बैंक ने काफ़ी परेशान किया है।
निफ्टी बैंक अब 300 पॉइंट नीचे और HDFC बैंक में भी काफ़ी मोमेंटम आ रहा है। अच्छा, एक और चीज़ हुई है, मिड कैप मार्केट लेकर आइए आप जरा। सुबह मिड कैप मार्केट काफ़ी आउट परफॉर्म कर रही थी और सुबह एक बार के लिए एडवांस डिक्लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अब मिड कैप मार्केट रेड में आ गया था और एडवांस डिक्लाइन देखिए अभी अभी क्रिस क्रॉस हुई है ये लाइन, तो मोर डिक्लाइनिंग स्टॉक्स देन एडवांसिंग स्टॉक्स। ये अपने आप में एक सिग्नल है कि मार्केट का टेक्सचर वीक है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। हालांकि इंडेक्स अभी भी ग्रीन में है, मिड कैप इंडेक्स, लेकिन एडवांस डिक्लाइन क्रिस क्रॉस जरूर हुई है। चलिए अब एक काम करते हैं, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसका इम्पैक्ट भारतीय बिजनेसेस पर क्या क्या है ये समझते हैं, खासतौर से मैरिको इस पर कितना इम्पैक्ट है, मंगलम से समझते हैं पूरी जानकारी। अब जैसे बांग्लादेश में उठापटक चल रही है वैसे हमारे भी कई सारे स्टॉक्स में उठापटक ही चल रही है। हम चालू करते हैं कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। तो रोमांचक समय है हमारा, क्योंकि हम पिछले साल बात कर रहे थे ग्लोबल कंपनीज China+1 की तरफ देखेंगे, पर हो सकता है कि बांग्लादेश +1 का भी रुझान आज से देखा जाए और वो होगा गारमेंट कंपनीज में। आप देखें तो दुनिया में सबसे बड़े 5 गारमेंट एक्सपोर्टर्स में से एक बांग्लादेश है, तो वहाँ सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से हो सकता है कि हमें उसका थोड़ा निकटतम फ़ायदा हो सके। हमारे पास उतनी कैपेसिटी हालांकि नहीं है और हम 35% यान भी उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं ताकि वो गारमेंट बना के बेच सकें, तो थोड़ा ऑफसेटिंग होगा, बट गारमेंट मेकर्स के लिए ये डेफिनेटली पॉजिटिव है। इसलिए हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स जैसे गोकुलदास एक्सपोर्ट हुए या किटेक्स गारमेंट्स या और ये सारे गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं वो काफ़ी बेहतर है और आज ट्रेड अच्छा कर रहे हैं। दूसरा मैरिको आज वायदा बाजार में सबसे बड़ा लूजर है। उसका रीज़न ये है कि बांग्लादेश उनके इंटरनेशनल बिजनेस की 44% कंट्रीब्यूशन करता है। इंटरनेशनल बिजनेस उनका कुछ 25% है, तो नेट एक्सपोजर बांग्लादेश से देखा जाए तो 10 से 11% है। कल रिजल्ट्स के पहले मैरिको काफ़ी अच्छा स्टॉक था और कमेंट्री भी काफ़ी स्ट्रांग थी, तो कई सारे लॉन्ग पोजीशंस मैरिको में बन चुके थे। बट ये बांग्लादेश का न्यूज़ जैसे ही आया वैसे दोज लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से स्टॉक आज ज़्यादा प्रेशर में है। फंडामेंटली 10-11% उनका एक्सपोजर है बांग्लादेश से, तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 1-2% से ज़्यादा सेल्स में इस साल की सेल्स ग्रोथ में इम्पैक्ट नहीं करेगा। बाकी FMCG कंपनीज जो हैं उनका बांग्लादेश से करीबन 2-3% एक्सपोजर है, तो आप देख लीजिए या तो ब्रिटानिया होगा या डाबर, इमामी करीब 5% होगा, सब 5% के नीचे ही हैं। तो वो सब इतना इम्पैक्टेड नहीं है क्योंकि बांग्लादेश का जितना सेल्स उनका जाएगा उससे ज़्यादा तो रूरल इंडिया में बढ़ ही जाएगा, तो इसलिए पॉजिटिव है। और फाइनली हम देख रहे हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स को भी, वहाँ उनके पास डोमिनोज बांग्लादेश की फ्रेंचाइज है, 28-30 स्टोर कुछ है उनके पास, उनके भी पूरे सेल्स में करीबन 1% ही उनका एक्सपोजर है। VIP का रिजल्ट्स आज हैं, उनके पास भी बांग्लादेश में कैपेसिटी है, करीब 30 से 35% उनकी कैपेसिटी जो है बांग्लादेश से आती है, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा वो भी रिजल्ट्स के बाद मैनेजमेंट कमेंट्री में मालूम पड़ेगा। VIP भी थोड़ी सी अंडर प्रेशर है आज के ट्रेड में, तो मैरिको सबसे ज़्यादा, उसके बाद VIP पॉजिटिव हमारे पास गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं और बाकी सबको इतना कोई लंबा फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिवली प्ले आउट कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए मंगलम बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एक चीज़ मैं जोड़ दूँ यहाँ पर, स्टॉक मार्केट में ये कुछ मौके होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइंडसाइड बेनिफिट के साथ आपको रियलाइज़ होगा कि मैरिको में मौका है। अब ये आजकल में नहीं पता चलेगा, लेकिन तख्ता पलट हुआ है, ऐसा नहीं है कि कंट्री बंद हो गई है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। खैर 6% मैरिको नीचे इस समय स्टॉक। चलिए 4 का चौका, सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल से लेंगे, सोनी पटनायक से IFNO सुपरस्टार, सचिन आज चार्ट का चमत्कार लेकर आए हमारे लिए और मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जोशी तैयार है। तो मानस आपसे शुरुआत करते हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड। तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए PFC की तरह REC में भी वीकनेस दिख रही है, तो REC के 570 के कॉल पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। जो 570 का पुट ऑप्शन है वो 26 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसमें आपको 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी है और 50 रुपए के टारगेट सेट करने हैं REC के 570 के पुट ऑप्शन में। डिस्क्लोजर ये है कि ये रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है। ओके, अच्छा हर्षदा, आप दूसरा ट्रेड लेने से पहले एक बार मैं जरा निफ्टी को रिविजिट करना चाह रहा था। एकदम से वापस क्रैक आया निफ्टी में और अब डे लो ब्रेक करने की तैयारी हो रही है 23,988 निफ्टी पर, और डे लो था 23,985। किसी भी मोमेंट हम बात करते करते ये फ्रेश इंटरडे लो लगाया निफ्टी ने 23,980 का, और अब इंटरेस्टिंग है क्योंकि कल का लो आई थिंक 23,890 के करीब था, आई थिंक ऐसी कुछ लेवल। हाँ, और बैंक निफ्टी पर तो हमने आई थिंक जैसे वीडियो ने मेंशन किया कि ऑलरेडी शायद कल का लो हम तोड़ चुके हैं,
तो उस हिसाब से मार्केट के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो रहा है ये। और अभी तो खैर आखिरी का आधा घंटा बाकी है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। 23,980 इस समय निफ्टी पर। ये बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा बुल्स के लिए अगर आपने आज ही कल का लो तोड़ दिया तो निफ्टी पर, जिसकी पॉसिबिलिटी है, वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी है क्योंकि मार्केट का टेक्सचर काफ़ी ख़राब हो गया। और इसमें होता क्या है ना, एक बार टेक्सचर ख़राब हो उसके बाद हर कोई बेचना आ जाता है। तो इस समय यही हो रहा है, जिसने सुबह लिया है वो सब ने स्टॉप लॉस लगा रखे होंगे डे लो पर, और वो सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे होंगे। मैं अनुज वैसे नजरें बनाए रखी हुई थी कि अमेरिकी फ्यूचर्स में क्या हो रहा है, तो वहां पर भी थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिला। करीब 150 पॉइंट ऊपर थे जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी डाउ फ्यूचर्स में। वो ऊपरी लेवल से थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई वहां पर भी देखने को मिल रही है अभी भी, लेकिन बढ़त की तरफ ही इशारा है, लेकिन कुछ कूल ऑफ उधर देखने को मिला है। और ऊपरी लेवल से देखिए जाहिर तौर पर बाजार फिसलता हुआ, वो एग्जैक्ट लेवल कल का लो 893 के आसपास, जैसे अनुज मेंशन भी कर रहे थे, उस पर अब नजरें बनी रहेंगी। अच्छा, हमने पहला ट्रेड ले लिया है जो इनफैक्ट आया सस्ता ऑप्शन के रूप में मानस की तरफ से। लेकिन सोनी बताइए आपका एफएनओ सुपरस्टार क्या रहेगा? हर्षदा जी, यहाँ पे एम्फेसिस के फ्यूचर में सेल करने की सलाह है। करंट प्राइस पे सेल कर सकते हैं। 2710 2710 फ्यूचर में स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट है 2600 पहला टारगेट, उसके नीचे ब्रेक करता है तो 2570 दूसरा टारगेट रहेगा। थोड़ा सा वीक स्ट्रक्चर बनते जा रहा है यहाँ पे, मुझे लगता है 50 EMA को ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन चेन ब्रेकडाउन बिलो 2700 भी नजर आया है। सो करंट प्राइस से एक बार सेलिंग की आउटलुक बन रहा है। जी, एम्फेसिस शॉर्ट है ये आज का एफएनओ सुपरस्टार। अगला ट्रेड पिक करते हैं सचिन जी के सौजन्य से आएगा चार का चमत्कार। सचिन क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून विरेंद्र जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑटोज में थोड़ा सा प्रेशर है। वहाँ पर एमएनएम में एक पिछले हफ्ते से लगातार एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस बनते हुए नजर आई थी। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जिसे कल भी रिस्पेक्ट किया था ऑन द क्लोजिंग बेसिस 2680 का। ये पर्टिकुलर सपोर्ट अभी वापस सेकेंड टाइम ब्रेक हो रहा है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम थोड़ा सा यहाँ से और बढ़ना चाहिए। एंड जिस तरीके से ये राउंडिंग टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 2500 तक की जगह यहाँ पर ओपन हो चुकी है। सो ट्रेडिंग के लिहाज से 2610 के इमीडिएट टारगेट के लिए एमएनएम पे शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 2695 पे लगाना है फ्यूचर्स पे, एंड पोजिशनल टारगेट होगा ऑन द लोअर साइड लगभग अराउंड 2505 का। आखिरी ट्रेड लेते हैं इस समय की मिड कैप फंडा, और मयूरेश से लेते हैं वो ट्रेड। मयूरेश, मुझे आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द टू स्पेसेस दैट आई डिस्कस्ड, ऑटो एंसिलरी सिलेक्टिवली वहां पे भी हमें अच्छे मौके दिख रहे हैं, और इसको मद्देनजर रखते हुए प्रिकॉल लिमिटेड इज समथिंग दैट वी आर लाइकिंग एट मार्केट्स विद इंडिया। दो तीन चीजें, एक जो नंबर्स आए थे ये काफी ठीक ठाक है, और हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड एज वेल टॉप लाइन ग्रोथ शुड रिमेन वेरी वेरी स्टेबल। अज्यूमिंग मार्जिन परफॉर्मेंस जो 12-14% के बीच में एक रेंज हम उम्मीद कर रहे हैं, वो शायद बरकरार रहनी चाहिए। ऑर्डर बुक काफी तगड़ी है, विच इंक्लूड्स अ मिक्स ऑफ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ऑर्डर्स एज वेल, और कहीं ना कहीं आई थिंक इवन द सब्सिडरीज एट अ ग्लोबल लेवल आर डूइंग एक्सीडिंगली ओके। हैविंग सेड दैट, आई थिंक फ्रॉम अ बैलेंस शीट पर्सपेक्टिव, बैलेंस शीट अच्छी खासी स्ट्रांग है, और जो ईपीएस आरएस रेटिंग हम देखते हैं, जो इसकी स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है, जो सारे पैरामीटर्स हम कैंसिल में देखते हैं मार्केट विद इंडिया में, ये शायद फुलफिल करता है। तो हमें लगता है प्रिकॉल एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वी लुकिंग एट 18 to 20% अपसाइड अगले कुछ क्वार्टर्स में। एक क्लियर डिस्क्लेमर, इस स्टॉक में पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स को दिया गया, क्लाइंट्स के पास। ओके, चलिए अब रिकैप को छोड़ देते हैं एक बार। मार्केट में बड़ी गिरावट आ रही है, 23,950 टूटने की तैयारी हो रही है यहाँ पर, और जैसा मैं कह रहा था एकदम मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हम कल का लो तोड़ें तो, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर अब उस तरीके से हो गया है। बैंक, अच्छा, अब ये जो इस बार की गिरावट आई है ये मेनली बैंक निफ्टी की वजह से नहीं आई है, ये इसमें कुछ और स्टॉक्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मारुति फॉर एग्जांपल, आईटीसी फॉर एग्जांपल, एक बार मारुति लेकर आई है, एक बार आईटीसी लेकर आई है, इवन रिलायंस डे लो पर आया, हालांकि है अभी भी ग्रीन में लेकिन आया वो भी डे लो पर, तो वहाँ पर भी प्रेशर आया। टाइटन में प्रेशर आया, टाइटन डे लो पर आया। निफ्टी 23,960 के आसपास। चलिए अब कल के नंबर्स डिस्कस करते हैं। कल एफएनओ में 7 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। कंचन नौटियाल बता रही हैं एबीएफआरएल और अपोलो टायर्स के नंबर्स कैसे रहेंगे, और यतिन से जानेंगे कि गोदरेज कंज्यूमर और पिडिलाइट के नंबर्स कैसे रहेंगे। कंचन, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए एबीएफआरएल और अपोलो टायर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट?
सबसे पहले बात करते हैं अपोलो टायर्स की, तो हमें फ्लैटिश से लेकर हमें नेगेटिव नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। अगर ओवरऑल सेल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी हमें एक मार्जिनल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, यानी कि 2% ही अप है। साथ ही साथ इसका जो मेजर रीजन है वो ये है कि रिप्लेसमेंट में जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें एबिटा की तो इस पे भी करीबन 4.5% की हमें कमजोरी देखने को मिल सकती है। और प्राइस हाइक के बावजूद जो एबिटा मार्जिन है वो भी हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इस बार हम करीबन 15.8% पे एबिटा मार्जिन जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और समझने वाली है कि Q1 में जो रबड़ के प्राइसेस है उसमें भी हमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला था, लेकिन फिर भी जो हमारे एबिटा मार्जिन है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है। पैट में भी एक फ्लैट हमें देखने को मिल रहा है पूरा का पूरा नंबर, यानी कि पैट जो है वो केवल 1% हमें अब देखने को मिल सकता है, यानी कि 401 करोड़ हम इसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये थी अपोलो टायर के ऊपर राय। अब बात कर लेते हैं ABFRL के ऊपर। ABFRL के जो हमने नतीजे देखने को मिल सकते हैं वो भी कुछ इस तरीके के ही हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जो ये Q1 है वो एक सीजनली वीक क्वार्टर हम देख सकते हैं, जिसके पीछे का मेजर रीजन है कमजोर डिमांड और जो वेडिंग डेट्स है वो काफी कम है, जिसके चलते जो सेल्स है उसमें करीबन हमें 13.5% का ही एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, यानी कि ये 3618 पे रजिस्टर हो सकता है जो कि पहले 3196 पे था। साथ ही साथ स्ट्रीट को भी यही एक्सपेक्टेशन है कि रेवेन्यू और साथ ही साथ हमें बाकी के नंबर्स में भी एक स्लगिश नंबर्स देखने को मिलेंगे, पेंटालून्स में भी और लाइफस्टाइल में भी। अब बात करी जाए एबिटा की तो एबिटा में हमें करीबन 11.5% का अपसाइड देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्जिन्स वापस से फ्लैट होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो पैट है वो नेगेटिव से इस बार हो सकता है कि और भी नेगेटिव रजिस्टर हो। पहले जो पैट रजिस्टर किया गया था वो था 162 करोड़ का, लेकिन इस बार जो नेट प्रॉफिट रजिस्टर किया जा सकता है वो है 225 करोड़ का। अब समझने वाली चीज ये है कि आगे के लिए हमें किन चीजों पे ध्यान रखना है। आगे के लिए जो ध्यान रखना है वो होगी डिमांड ग्रोथ, साथ ही साथ SSSG और साथ ही साथ कितने जो स्टोर्स हैं आने वाले टाइम पे ओपन होने वाले हैं। तो ये थी ABF के ऊपर राय। शुक्रिया कंटिन्यूस अपडेट के लिए। तो क्लियरली आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल काफ़ी चर्चित स्टॉक है, लेकिन थोड़ा सा डिमांड फीकी पड़ती हुई दिखाई दे सकती है। और जैसे बाकी कंपनियों ने कहा है कि देखिए वेडिंग सीजन बहुत ही शॉर्ट था इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, तो वो ड्रैग कर सकता है। मानस, आप कैसी पोजीशन बनाकर चल रहे हैं इस समय ABFRL में? देखिए नो डाउट यहाँ पर भी वीकनेस बनी हुई है। अगर आप 4 दिन देखें तो यहाँ पर हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से 20-day मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आई थिंक यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है, लेकिन एक कंडीशनल ट्रेड रहेगा। अगर 317 रुपए के नीचे स्टॉक निकले तभी बिकवाली करिए। लॉन्ग ट्रेड में स्टॉप लॉस आपको 317 का लगाना है। अगर आप शॉर्ट ट्रेड लेना चाहते हैं तो 317 के नीचे शॉर्ट करिए 300 रुपए के टारगेट के लिए, और उस केस में आपके स्टॉप लॉसेस 326 रुपए के ऊपर होंगे। ओके, चलिए अब 2 कंपनियों की बात करते हैं जो एक ऐसे सेक्टर में जहां हमने काफ़ी आउट परफॉर्मेंस देखी है, कंज्यूमर स्पेस, गोदरेज कंज्यूमर और पिडिलाइट। यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है, यतिन से जानते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए FMCG पैक में पिडिलाइट से शुरू करते हैं, और कोई नंबर्स में बड़ी आप पॉजिटिव सरप्राइज एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि इलेक्शन क्वार्टर था और हीट वेव के कारण आपको दिखाई पड़ेगा कि सेल्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में ही रह सकता है। जहाँ तक कि रेवेन्यूज़ का सवाल है, 3470 करोड़ के आसपास का CNBC TV18 का पोल है जो दर्शाता है कि यहाँ लगभग 6% की ग्रोथ रहेगी। एबिटा में क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़े सॉफ्ट हुए हैं, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 9% का जंप, और मार्जिन्स में भी लगभग 50 बेसिस पॉइंट्स यानी आधे % तक का आप जो है सुधार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुनाफे की जहाँ तक की बात है 11% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कीजिए 526 करोड़ रुपए के आसपास। और जैसे कि मैंने पहले कहा, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि Q1 में शायद इलेक्शन इम्पैक्ट और हीट वेव का इम्पैक्ट हो, तो आने वाले क्वार्टर्स पे क्या राय बन रही है डिमांड को लेके वो बहुत अहम होगी, जानने लायक। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर्स के भी नंबर आएंगे, और कंसोलिडेटेड नंबर्स देखें अगर हम, तो CNBC TV18 का पोल दर्शाता है कि रेवेन्यू ग्रोथ बिल्कुल फ्लैट रहेगी, क्योंकि पिछले साल जो है रेमंड का बेस नहीं था, तो इस टाइम जो है रेमंड का इन्होंने जो कंज्यूमर बिजनेस एक्वायर किया है वो एड ऑन होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। वहाँ भी मार्जिन का सुधार है, तो आप एक्सपेक्ट कीजिए एबिटा में 17% की ग्रोथ और मुनाफे में लगभग 50% का जंप। मुनाफा लगभग 475 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड है, और मार्जिन में लगभग आपको 3% पॉइंट का जो है पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ नजर पड़ेगा। वॉल्यूम ग्रोथ जहाँ तक की एक्सपेक्टेशन है 7 से 8% का, और कंसोलिडेटेड जो वॉल्यूम ग्रोथ है इंक्लूडिंग रेमंड कंज्यूमर बिजनेस एक्विजिशन वो लगभग 10 से 12% का रहेगा। ओके, चलिए GCPL, बहुत बहुत शुक्रिया। GCPL पर गावा सर ऑलरेडी कॉल दे चुके हैं, एक बार पिडिलाइट पर व्यू ले लेते हैं। सचिन, पिडिलाइट पर क्या व्यू रहेगा?
अनुज जी, यहाँ पर काफी हफ्तों से एक कंसोलिडेटिंग बैंड में लॉक्ड इन रहा है। 3000 एक अच्छा सपोर्ट रहा है एंड ऑन द हायर साइड 3200 के आसपास अच्छा सप्लाई मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर बैंड में ये ऑस्किलेट होते हुए नजर आ सकता है। वीकनेस तभी होगी अगर 3000 का लेवल एटलीस्ट ऑन डेली कंसेक्यूटिव क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच हो जाता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी ट्रेंड में लॉक्ड इन रहा है काउंटर, बट फिलहाल पिछले 8 हफ्तों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे कोई ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह नहीं होगी। ओके, इस बीच अगर आप निफ्टी बैंक को देख रहे हैं, मैं कुछ देर पहले जो जिक्र कर रहा था कल के लो को तोड़ता हुआ, निफ्टी बैंक इस वक्त है 100 डेमा के नीचे। बट पैरेलली अगर आप इस वक्त देखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्लेसमेंट, सचिन मैं आपसे पूछने वाला था 801, मेरे ख्याल से अगर मैं देखूं तो शायद दिसंबर 2023 के बाद ये सबसे वर्स्ट फेज है एसबीआई का। इवन आप देखिए ना सचिन, 4 जून को भी इसने 100 नहीं तोड़ा था, लेकिन अब फाइनली तोड़ता हुआ ये। और डायरेक्टर साहब 800 की पुट रखेगा स्क्रीन पे। अगर 800 फाइनली 100 डे में सरेंडर होता है, ये पुट राइटर्स का क्लस्टर जो कि मंथली पुट राइटर्स बैठे हैं ये टूटता है, तो आपका एसबीआई में प्रोजेक्शन क्या होगा सचिन? वीरेंद्र जी, ऑलरेडी यहाँ पर वीकली बेसिस पे एक मेजर गैप एस्टैब्लिश हो चुका है। 850 मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो सपोर्ट इसने गैप के साथ ब्रीच किया है। वहां से लगातार यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ही नजर आ रहा है। इमीडिएट बेसिस पे भी जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जो डिराइव हुआ है, मुझे लग रहा है 780 तक ये एक्सटेंड होना चाहिए। इनफैक्ट इसके डेली एडीएक्स पे भी एक कंफर्मेशन आ रहा है। डेली एडीएक्स ऑलमोस्ट 25 लेवल के आसपास ट्रेंड होना शुरू हो चुका है। तो आई थिंक किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो कंटिन्यूड रखने की सलाह होगी। फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 818 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशन को रिटेन करनी है, रिव्यू करना है 780 के नीचे। चलिए, तो ये इस समय एसबीआई पर व्यू। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लौटेंगे और बात करेंगे राजेश कोठारी से, अल्फा क्रेडिट एडवाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर। उनसे समझेंगे कि इस समय मार्केट में वो क्या कर रहे हैं। ओके, देखिए मार्केट में फिर वही हुआ, एक रिकवरी आई, लेकिन अब वो धीरे धीरे फिर फेल हो रही है। 24,000 के ऊपर एक बार निकले हम ज़रूर, लेकिन अब थोड़ा सा वापस प्रेशर, खास तौर से बैंक निफ्टी पर और 49,770 पर। चलिए, अब हमारे साथ राजेश कोठारी जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं कि अब मार्केट में क्या किया जाए और क्या ये करेक्शन आ रही है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। क्या कर रहे हैं आप मार्केट में इस समय? कैश रेस कर रहे हैं या फिर इस डिक्लाइन पर बाय कर रहे हैं? Hi Anuj. Good afternoon, Anuj. So basically, I think correction was I think everybody's expecting correction, and finally it is coming to, which is a good news. I don't think equity market is a market which every day should go up because then it becomes actually unhealthy. तो थोड़ा correction, थोड़ा time consolidation, ये सब बहुत ही important requirement है for a healthy bull market over medium term. So basically, no major changes we are doing. I think जहाँ पे corporate earnings result by and large is reasonably strong. एक narrative बन रहा है that this quarter earnings are not optically that strong. That is क्योंकि इसके अंदर क्या है, oil and metals जो है, which are primarily commodity driven जो है, वो companies में earnings degrowth आ रहा है। तो ये basically जो segment है oil and metal, anyway हम लोग यहाँ पे invest नहीं करते हैं, पर अगर आप बाकी सब sectors देखो, चाहे ऑटोमोबाइल देखिए या बैंकिंग देखिए या कैपिटल गुड्स देखिए या तो एफएमसीजी देखिए या आईटी देखिए, तो ऑल अदर सेक्टर्स जो नॉन कमोडिटी सेक्टर्स है अनुज जी, वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ भी है एंड बाय एंड लार्ज वेरी गुड अर्निंग्स ग्रोथ भी है. सो आई थिंक दिस आर द सेक्टर्स व्हिच वन नीड्स टू फोकस ऑन. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज हैपनिंग इज बिकॉज ऑफ द रिसेशन का जो एक ग्लोबल एक फियर जो है, सो कमोडिटी प्राइसेस आर गोइंग टू बी देयरफॉर इन आवर फेवर, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग because we are net importer of commodities. तो benign commodity environment से margins improvement की शक्यता वापस possibility दिखाई दे रही है. So I think there is another positive tailwind for Indian equity market that
nobody's expecting margin tailwind from now. Lekin commodity prices are going down. In fact, if you look at very important commodities primarily used for automobile, consumables, तो वो भी commodity के prices काफी नीचे आ रहे हैं. So it is another positive thing for equity market. पर राजेश जी, अभी जो सबसे आई थिंक पिछले 2-3 दिन से अगर आप देखें जो बात छिड़ी है, आईटी में अर्निंग्स आपने देख ली, बट अर्निंग्स के बाद जो सडनली अब हेलो या जो सडनली आई थिंक जो ये कोलैप्स आया है, आप मेरे को सुन पा रहे हैं राजेश जी? I'm not able to hear you. नहीं। राजेश जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हर्षदा बोल रही हूँ। नहीं, लगता है वहाँ पर कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है। उनसे संपर्क फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बाजार आपको एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 24,000 पर वापसी की कोशिश हो रही है। अब वो फाइनली उसके ऊपर टिकेगा या नहीं, डिफिकल्ट है, लेकिन 23,960 तो हमने छू ही लिया है आज लो के लिहाज से। प्रेशर माउंट होता हुआ और इस घंटे अनुज पिछले 15 मिनटों में स्पेशली, जैसे वीरू भी मेंशन कर रहे थे, बैंक्स की तरफ से वो एक्सेसिव सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ। आई थिंक वो फिन निफ्टी की एक्सपायरी का इम्पैक्ट है। आई थिंक वीरू ने एसबीआई मार्क किया था, एक बार वापस वो एसबीआई का चार्ट देख लेते हैं, उसका एक इम्पैक्ट मेरे ख्याल से है। लेकिन हर्षदा, एक चीज़ तो है, एटलीस्ट कल का लो बच रहा है। आज जो है, आज का क्लोज जो है, अब आधे घंटे में मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन निफ्टी पर एटलीस्ट कल का लो हमने प्रोटेक्ट कर लिया, और एक बार के लिए हो सकता है 24,000 भी प्रोटेक्ट करके बंद हो जाए। तो क्लचिंग ऑन टू स्ट्रॉस की जो बात है ना, कल भी एक बात ही क्लियर हुई थी कि क्लोज ख़राब था, आज का क्लोज तो बहुत ही ख़राब है, ठीक है। और इतने डिसेंट क्यूज़ पर मार्केट इस तरीके से बंद होगा। आज यूएस फ्यूचर्स भी अब उतने ऊपर नहीं रहे जितने थे। आज देखते हैं। अब इशू क्या है ना, कल सुबह के लिए कोई भी ट्रेड लेना गैम्बल है। आज रात को क्या होगा यूएस मार्केट में, और प्लस अगर आप कोई ट्रेड लेके जाएंगे ना, ट्रस्ट में आज आपको नींद नहीं आएगी रात को। आप रात को 2 बजे तक यूएस मार्केट देखते रहेंगे। तो इसके लिए कल सुबह सुबह फ्रेश पी लीजिए, वो बेटर रहेगा। आई थिंक राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आई थिंक जो वीरू आपसे सवाल पूछ रहे थे वो टेक्नोलॉजी को लेकर था। टेक कंपनियों में अब किया क्या जाए, कंसिडरिंग नंबर्स में थोड़ी सी विजिबिलिटी आने लगी थी कि शायद सेकेंड नहीं तो थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स बिजनेस पिकअप होगा, लेकिन ये जो लेटेस्ट क्राइसिस अमेरिका पर मंडराने लगी है, जहां पर कई सारे लोग कहने लगे कि शायद वहां पर रिसेशन का खतरा है। अब क्या एक्सपोजर रीसेट करना चाहिए आईटी में अगर पहले ले लिया था तो? नहीं, नो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जैसे यूएस मार्केट में रिसेशन का जो फियर हो रहा है, तो यूएस मार्केट प्राइमरीली नाउ रेट कट विल स्टार्ट। अभी रेट कट 1 होता है या रेट कट 2 होता है या रेट कट 3 होता है ओवर ए पीरियड ऑफ 12 months, इट इज एनीबॉडीज guesstimate and estimate, but as the rate cuts that journey starts, the IT companies will again start doing well over there. Please remember, equity markets are little bit ahead of time. तो जो फंडामेंटल की इम्पैक्ट मार्केट में तो 6-8-12 महीने पहले हमें करनी पड़ती है। तो हमें लग रहा है कि 2-3 क्वार्टर के बाद ग्रोथ इज गोइंग टू बी बेटर, और इसके लिए therefore from IT sector is going to be buy and declines from now on. I think it is going to be at current valuation, because they have already gone up last 1-1.5 महीने में काफी अच्छा एक strong movement आया हुआ है, and therefore probably at current levels it is not much upside, but if one looks at buy and declines over next 12 to 18 months perspective, then I think it can be again a good long-term position. अच्छा राजेश जी, अभी आप कुछ देर पहले इस डिस्कशन में कमोडिटीज़ का जिक्र कर रहे थे। ये क्रूड की ट्रेजेक्टरी आप लोगों के अनुमान के मुताबिक है या नहीं? आई मीन 80, 79, 79.40, और ऐसे में आप लोग इस वक्त जो हमें एक ट्रेडिंग स्विंग या फिर एक हल्का सा प्राइस स्ट्रेच पेंट में एडहेसिव स्पेस पे नज़र आ रहा है, उस पर इंटरेस्ट है आप लोगों का? इस पर चेस कर रहे हैं इसको? बेसिकली एज ए पोर्टफोलियो हम लोग कमोडिटी कंपनी में इन्वेस्ट करते नहीं है, लेकिन जो वर्ल्ड का जो एनवायरनमेंट है उसमें एक चीज तो शायद बाय एंड लार्ज क्लियर है, दैट कमोडिटी प्राइसेस आर नॉट गोइंग टू गो अप। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर अस, बी इट कंपनीज विच आर प्रेजेंट इनटू द एडहेसिव्स या पेंट बोलिए या टायर कंपनीज बताइए, या ये ऑल दिस काइंड ऑफ कंपनीज, दे आर गोइंग टू बेसिकली गेट बेनिफिट, बिकॉज इन ये बेसिकली जो कमोडिटी प्राइसेस, बी इट क्रूड और क्रूड के डेरिवेटिव्स या बी इट इवन मेटल्स, those prices are likely to remain benign, which is a good news for us. So as a commodity consumer, as I'm saying again, चाहे वो FMCG कंपनी हो, चाहे वो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज हो,
चाहे वो ऑटोमोबाइल एंड रिलेटेड कंपनीज हो, दे आर गोइंग टू बी बेनिफिशियरी फ्रॉम दिस बिनाइन रॉ मटेरियल एनवायरनमेंट। ओके, टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं क्या आपके पोर्टफोलियो में, या फिर आप ऐड करेंगे बांग्लादेश में जो हुआ उसको लेकर? वी आर होल्डिंग फ्यू टेक्सटाइल कंपनीज, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि बांग्लादेश को खैर दैट इज जस्ट ओवरनाइट डेवलपमेंट, एंड आई डोंट थिंक स्ट्रक्चरली इट हैपेंस इन सच शॉर्ट टर्म टू मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री। वियतनाम इज ऑल्सो काफी बड़ा कॉम्पिटिटर है इंडिया का, सो इट विल प्ले आउट इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, बट अदरवाइज टेक्सटाइल कंपनीज का वैल्यूएशन रीजनेबल है, the margins are going to be also resilient, and यूएस मार्केट की इकोनॉमी जैसे धीरे धीरे रिकवर हो रही है, तो वहां पे जो कंज्यूमर का जो कंपनीज का जो डीस्टॉकिंग हो गया था विच इज सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड मेनी कंपनीज रेवेन्यू, तो वो अभी नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है, एंड इंडिया का मार्केट शेयर स्लोली स्टेडीली बढ़ रहा है कंपेयर टू चाइना। सो वी आर ओवरऑल पॉजिटिव ऑन द टेक्सटाइल कंपनीज, particularly on the home linen segment or particularly in the garment segment. These two are the segment on which we are positive. Valuations are also quite reasonable. They have not run up that high. And the balance sheets of Indian textile companies, particularly 2-3 players in these segments, they are extremely robust. So that makes us a little bit positive on this textile as a space. राजेश जी, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में मैं फ्राइडे से गिन रही हूँ, फ्राइडे और कल एफएमसीजी कंपनियां रेजिलिएंट रही हैं, यहाँ पर लोगों ने पैसा पार्क करना शुरू किया है। अब एफएमसीजी में आप वो रूरल डिमांड गिन रहे हैं, वहाँ पर ग्रोथ आएगी, उस लिहाज से एक अपॉर्चुनिटी है, या फिर इस मार्केट में कुछ डिफेंसिव चाहिए तो ये स्टॉक्स लेना ज़्यादा बेहतर है, या फिर दोनों का प्ले है? देखो हर्षिता जी, आई थिंक 3 months पहले आपकी चैनल पे हमने बताया था कि वी हैव स्टार्टेड बाइंग एफएमसीजी कंपनीज। उसके 2 रीजन है, एक तो रूरल का जो डिमांड का जो बेस है वो बहुत ही नीचे का बेस है, तो ये बेस से हम खराब नहीं कर सकते एज ए इकोनॉमी, दैट बेस से वी आर गोइंग टू डू बेटर, दैट इज नंबर 1। उसके बाद नंबर 2, द मॉनसून हैज बीन क्वाइट गुड, तो रेनफॉल अच्छा रहा, तो दैट विल आल्सो हेल्प फॉर इंप्रूवमेंट इन रूरल डिमांड। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो प्राइसिंग प्रेशर जो था particularly from the e-commerce players, that is also slightly reducing, क्योंकि वहाँ पे भी there is a winter of the private equity raising, so the competition is also becoming a little bit more healthier. पहले जैसा competition नहीं रहा, unhealthy competition is not happening, which is also good thing. And fourth important, because of all these things, along with elections, be it central election or be it state elections, that also do a little bit more spending, which helps rural to recover. So the revenue growth is going to be better, the volume growth is going to be better, margins are going to be a little bit better. So earnings growth, because of these 2 parameters, is going to be better than what we have seen in last 3 years. And on valuation, many of these companies are trading at where they were 3-4 years back in terms of absolute prices or in terms of the relative valuations. So again, one need to do cherry picking within the entire consumer space. We also consider automobile as also a part of rural play. We consider FMCG as a part of rural play. We consider consumer durable as a part of rural play. And we also consider, discretionary companies are also part of the urban or rural play. So in that we need to do cherry picking, and I think there are enough opportunities in this basket. राजेश जी, इस बार जोमेटो के वाकई अगर आप देखें बेहद शानदार नंबर रहे, स्ट्रीट ने आई थिंक उसको हाथों हाथ लिया, ऑल टाइम हाई। इवन आई थिंक इस सेगमेंट में आप जुबिलेंट फूड्स को देखिए अच्छा करता हुआ। इस सेगमेंट में आप लोग क्या चेज कर रहे हैं इस वक्त, और किन स्टॉक्स पे आप लोगों ने कैपिटलाइज किया अपने आप को? Basically this entire thematic जो है वो basically there is a consumer discretionary. Now consumer discretionary you can play through various what I would say various opportunities within this space. Either you can play through jewelry, or you can play through retail apparel as a play, or you play through the platform companies which are into home delivery kind of companies what you are mentioning. So we have a various segments within that, and it is not that A versus B. Both A and B, in each of these segments, the winner is going to basically make tons of money, correct? And our largest holding, from last 3.5-4 years, Trent has been our biggest holding across our portfolio. Kindly please put a disclaimer, because we are holding this company for our all PMS clients. So this is not a recommendation, but we are holding from last 2.5-3-4 years. And it has been a super journey for us. And we continue to like this kind of a names, jahan pe the tailwinds are going to be in your favor, and companies doing the best. I think please remember one important thing which I wanted to highlight is the aspirations, of course, are becoming higher and higher, but the affordability is also important. And this is a kind of a name trend which is providing, satisfying the customer aspiration
at the affordable price. Now, that is not the case with many other discretionary play. For example, if company keep increasing the platform fees, at some point of time, it may become unaffordable. Am I right? And then you will wonder, should I place order through the application or should I personally visit the restaurant and have the dining facility? Correct? So what is very important is that it will be interesting to see how the affordability versus aspirational and the balance between these two is playing out across the segments. मीनवाइल बड़ी खबर आ रही है ओलंपिक से। विनेश फोगाट ने अपना मैच जीत लिया है वर्ल्ड नंबर 1 यूई सुसाकी के अगेंस्ट फ्री स्टाइल रेसलिंग में, और अब वो क्वार्टर फाइनल में आ गई हैं। इसका मतलब प्री क्वार्टर फाइनल मैच था, तो बड़ी खबर है ये ओलंपिक से। इसको फ्लैश करते हैं तो चले। तो एक और तो अब क्वार्टर फाइनल, उसके बाद अभी ये आई थिंक वो अपने जो अर्ली राउंड्स होते हैं, हाँ अभी क्वार्टर ग्रुप वाले, वो क्वार्टर फाइनल अगर जीत लिया तो फिर मेडल ऑलमोस्ट पक्का हो जाएगा फिर। चले तो फिर ये फिलहाल आपके लिए अपडेट। और आज जैसे हम पहले भी मेंशन कर रहे थे, बड़ा दिन है लार्जली ओलंपिक्स में भारत के लिए। अच्छा, मैं एक वेरी क्विक टेक आपसे राजेश जी लेना चाह रही हूँ। ये जो सीमेंट कंपनियों में हम देख रहे हैं एक्शन बढ़ता हुआ 2 बड़े ग्रुप्स के सामने, ये पूरा प्ले वैल्यूएशन के तौर पर अब कितना अट्रैक्टिव रह गया है वर्सेस जो 6 महीने पहले था? इंक्रीमेंटली फ्रॉम द वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, जो छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी में जो बड़ा वैल्यूएशन गैप था, बहुत सारी कंपनीज में वैल्यूएशन द गैप इज नाउ नॉट दैट बिग। तो इंक्रीमेंटली अगर आप पूछेंगे तो ये अभी इतना बड़ा ट्रेड नहीं रहा जो 6 महीने पहले था। तो वन नीड टू बी वेरी कॉन्शियस कि क्या वैल्यूएशन पे आप कंपनीज ले रही है, एंड इट इज नॉट दैट एवरी कंपनी इज गोइंग टू बी सोल्ड आउट। सो देयर आर कंपनीज व्हिच विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द एंड दे हैव टू फाइट these big companies, be it a Birla Group or be it Adani Group. So I think one need to be very, very selective. This is a space, which will further getting consolidated. But ultimately, what is also important is the underlying demand growth. So wo jo underlying demand growth hai currently is not that extremely strong. And plus यहाँ पे जो cost का जो benefit last FY24 में जो आ चुका है, that may not continue for FY25. So the EBITDA growth, the operating profit growth for most cement companies is not going to be very great number. So, this is a space which we are underweight, as we speak. राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। ये फिलहाल आपके लिए एक पर्सपेक्टिव आता हुआ। अच्छा, इस बीच 23,978 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक भी 350 पॉइंट नीचे, मिड कैप्स में भी बिकवाली का दबाव। तो आधे % के नुकसान पर मिड कैप और निफ्टी बैंक इस समय कर रहे हैं ट्रेड। लोअर एंड की तरफ ही मार्केट क्लियरली फिसलता हुआ आखिरी आधे घंटे में भी। डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स पर चर्चा हो रही है, तेजी या फिर मंदी के सौदे, किस बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन है? यतन हमारे साथ है ज्यादा डिटेल्स के साथ। गुड आफ्टरनून हर्षदा। और देखिए, 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में है, दोनों ही फाइनेंशियल्स से हैं। और सबसे पहले आरईसी की बात करें तो पीएफसी के जो नतीजे आए, नतीजों के बाद स्टॉक प्रेशर में है। आरईसी पे भी अगर हम देखें तो आज प्रेशर बना हुआ है। इनफैक्ट डीलर्स की अगर हम बात करें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 4% का इजाफा हुआ है। फ्रेश शॉर्ट पोजीशन जहाँ देखने को मिल रही हैं, और डीलर्स की अगर आप माने तो 550 560 तक के लोअर लेवल्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ एक एसटीबीटी का ट्रेड वो सुझा रहे हैं। इसके अलावा एक्सिस बैंक, यहाँ भी डीलर्स को लगता है कि जो एफआई की बिकवाली है बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में, वो कहीं ना कहीं लार्ज कैप बैग्स को ज़्यादा इंपैक्ट करेंगी। और एक्सिस बैंक में उनको लगता है कि 25 से 30 रुपये का डाउन साइड है, तो यहाँ भी वो शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं। और ओपन इंटरेस्ट भी लगभग 2% अगस्त सीरीज में बढ़ा है, तो यहाँ भी आप बिल्डअप देख रहे हैं शॉर्ट साइड पे वायदे बाजार में। ओके, तो एक्सिस बैंक में क्लियरली सेलिंग प्रेशर है, और पीएफसी के नंबर्स के बाद आरईसी में भी सेलिंग प्रेशर है। चलिए अब बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स लेते हैं। गाबा सर, क्या कैरी करें? आई थिंक मैं एसटीबीटी करूंगा इस बार, और स्टॉक का नाम है आरईसी। ट्रेड करें 565 पर, 580 का स्टॉप लगाना चाहिए, 15 रुपए का। डाउनसाइड टारगेट 550 540 नजर आते हैं आरईसी। ओके, आरईसी में एक शॉर्ट साइड का ट्रेड। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, एसटीबीटी कॉल रहेगा और वो एचडीएफसी लाइफ में होगा। अगर आप एचडीएफसी लाइफ के चार्ट देखेंगे तो वो हाई लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहा है और अब ट्रेंड मूविंग एवरेज के नीचे गया है। तो एचडीएफसी लाइफ के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 696 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली कर सकते हैं। 660 रुपए तक के टारगेट एचडीएफसी लाइफ के फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। डिस्क्लेमर है कि ये रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। ओके, एचडीएफसी लाइफ। अब अमित, आपका ट्रेड कल के लिए क्या रहेगा?
जी वीरेन जी, एसटीबीटी रहेगा। भारत फोर्ज का स्ट्रक्चर वीक है और जिस हिसाब से स्टॉक का डाउनवर्ड मोमेंटम है, मुझे लगता है कि ये अपना 100 डे में मिनिमम अचीव कर सकता है। जिस हिसाब से इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स नेगेटिव हुए हैं, फ्यूचर्स में इसका प्राइस है 1522 का, इसे शॉर्ट करें फॉर टारगेट ऑफ 1490 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 1537 रुपीज। ओके, अब चलते हैं सोनी के पास। सोनी, आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? यहाँ पे एसटीबीटी का ट्रेड रहेगा। पॉलीकैब फ्यूचर्स में सेल करने की सलाह रहेगी। करंट प्राइस 6440 पे फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस है 6530 और टारगेट यहाँ पे रहेगा 6300। ओके, पॉलीकैब, एसटीबीटी और अब एक काम करते हैं, इंडस्ट्रीज स्क्रीन पे लाएगा 23,968 और निफ्टी बैंक दोनों रखिएगा पैरेलली स्क्रीन पे। निफ्टी बैंक 49,729। अनुज, डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या दिखा रहे हैं? हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, बट निफ्टी बैंक के लिए क्लोज ऑलमोस्ट एट आई थिंक 100 डे और निफ्टी बैंक का वो रिवर्सल लगभग 20 डे में से। अब क्या कुछ पोजीशन कैरी करें ओवरनाइट? क्या कोई डायरेक्शनल कॉल लें या फिर रहने दें? देखिए, टेम्पटेशन बहुत होगी आपको शॉर्ट कैरी करने की, बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि शॉर्ट कैरी मत करिए। मार्केट वीक बहुत हो गया है, लेकिन एक चीज़ तो बहुत क्लियर है इस मार्केट में कि मार्केट बहुत वीक है। टेक्सचर मार्केट काफ़ी वीक है और अगले कुछ टाइम तक पैसा जो आपका है वो बनेगा सेल ऑन रैली ट्रेड में। सेल ऑन रैली ट्रेड में अगले कुछ टाइम तक आपका पैसा बनेगा और लॉन्ग सौदे तो खैर बिल्कुल मत लेके जाइए, सोचिए ही मत, वो ट्रेड तर्क संगत भी नहीं है। एक चीज़ मार्केट में हो सकती है कि कल फॉर सम रीज़न अगर आज यूएस मार्केट स्ट्रांग रहे तो आपको गैप अप मिल जाए। अगर गैप अप हो गया तो उसमें तो 100% सेलिंग आ जाएगी। आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो होगा कल गैप डाउन मिले मार्केट में, कल का लो टूटे और वहाँ से फिर मार्केट आपको एक बार के लिए शॉर्ट कवरिंग बाउंस दिखाए। लेकिन जो भी करना है ना, कल सुबह करिएगा फ्रेश व्यू के साथ। कोई पोजीशन लेके जाएंगे ना, आपका व्यू बायस हो जाएगा। कुछ टाइम तक जैसा मैं कह रहा हूँ पैसा शायद सेल ऑन रैली पर बनेगा, लेकिन इसमें मैं एक और चीज़ जोड़ देता हूँ, बड़ा ट्रेंड अपसाइड का है, ये नहीं भूलना है आपने। जब भी ये मार्केट बॉटम आउट होगा पोजिशनली आपको 3000 पॉइंट देगा, लेकिन इन्वेस्टर ऑब्वियसली टाइम नहीं कर सकते उस चीज़ को। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको टाइम करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ बॉटम हो रहा है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डिप्स पर बाय करें। लेकिन कल के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेड आप कैरी करें तो वो ठीक रहेगा। कल मेरे एक जो सिक्स सेंस है वो ये है कि कल जिस भी डायरेक्शन में मार्केट खुलेगा उसकी रिवर्स डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। कल अगर बड़ा गैप डाउन हुआ तो हम शायद अपसाइड पर जाएं और अगर बड़ा गैप अप हुआ तो वापस हम डाउन साइड पर आएँ। तो ये मार्केट में इस समय डे ट्रेडर्स का मार्केट है, पोजिशनल ट्रेडर का मार्केट शायद है नहीं है इस समय भी। ओके, तो कोई डायरेक्शनल कॉल यहाँ से कैरी नहीं करनी है निफ्टी बैंक पे। कल फिर कुआं खोदेंगे, फिर पानी की तलाश होगी, है ना? तो अभी कोई ट्रेड कैरी नहीं करना है निफ्टी बैंक पे। बहरहाल अगर आप निफ्टी आईटी को देखें, आज सुबह सुबह जो पूरा थ्रस्ट जनरेट या फिर शॉर्ट कवरिंग जनरेट की थी इसने, वो फिजल आउट हो गई। अब मात्र 186 अंकों पर। एक बार एक दो स्टॉक्स और लेके आइए जिनके लिए सेशन काफ़ी ख़राब रहा। एक बार आप लेके आइए HDFC AMC, क्लोज बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिमंस आज काफ़ी दिक्कत में रहा। मानस, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सिमंस पर बहुत देर से बात मैं करना चाह रहा था। सिमंस में अब एक इन्वर्टेड फ्लैग है अलॉन्ग विद आई थिंक सम कुशन ऑफ 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब ये पैटर्न ऐसी है, ये हमेशा पैसे बना के देती है, ऑन द हायर साइड भी, ऑन द लोअर साइड भी। आप सिमंस की प्लेसमेंट को एज ए ट्रेडर देख कैसे रहे हैं इस वक्त? देखिए, वीक स्ट्रक्चर है, लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं। आज कोशिश हुई 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन करने के लिए, लेकिन वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का है, बिकवाली करने की राय रहेगी। 6710 के स्टॉप लॉस से आप बिकवाली कर सकते हैं। आई थिंक नीचे की तरफ अब आपको 6200 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मेरा समझना है कि इस बार शायद 100 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो जाएंगे। तो सीमेंस पर नजरें रखिएगा। अच्छा, एक दो ट्रेड्स जिन पर फोकस करना चाहिए, और अमित आप बताइए ये ट्रेड्स कल के लिए कैरी करने लायक है या नहीं? एक तो दीपक नाइट्राइट जहां पर एक अच्छा मूव देखने को मिला है पोस्ट नंबर्स, दूसरा आरती इंडस्ट्रीज जहां पर कुछ मोमेंटम आया है, 1% ही सही लेकिन ओआई एडिशन हुआ है। इस पॉकेट में कुछ स्ट्रेंथ आगे बने रहने के आसार हैं या नहीं? जी मैम, अगर इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, पर्टिकुलरली दीपक नाइट्रेट का, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। लेकिन मार्केट थोड़ा सा अंडर प्रेशर है, तो थोड़ा सा अगर किसी की पोजीशन है तो एक टाइट स्टॉप लॉस रखें। दैट विल बी अराउंड 2970। फ्रेश पोजीशन की यहाँ पे सलाह नहीं है जब तक मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज नहीं हो जाए।
एंड एज फार एज आरती इंडस्ट्रीज इज कंसर्न, इसे एक बार अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगर देखें तो आज इसने गेन सारे गिव अप कर दिए हैं और 10 और 20 डेमा के बीच में ट्रैप हो गया है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, अवॉइड करेंगे और दीपक नाइट्रेट को हम ट्रेल करके होल्ड करेंगे। ओके, भारती इंडस्ट्रीज। इस बीच एक बार जरा ब्रेथ डेरिवेटिव्स की लेके आइए, क्या है यहाँ पर? लॉन्ग अनवाइंडिंग आज भी जो क्रम जारी रहा वो था, मतलब लॉन्ग्स को अपने प्लॉन्ग्स को, जो भी एग्जिस्टिंग लॉन है अगस्त में, उनको कैश में कन्वर्ट करने का। लॉन्ग 29, शॉर्ट कवरिंग 36 में। ये पैमाना अगर आप देखें 30-60 अगर आप देखें, लगभग 65 स्टॉक्स के रहे। 42 पे शॉर्ट बना आज। लॉन्ग अनवाइंडिंग 74 में। और आज आप देखिए मैरिको, PFC, REC का कॉम्बिनेशन, ट्रेंड, इंडियन होटल्स, फार्मा प्रॉफिट बुकिंग में गया, लोग जिसका सिमंस का हम जिक्र कर रहे थे, तो ये सब प्रॉफिट बुकिंग वाले कैंडिडेट थे। लॉन्ग बिल्डअप था आज गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में, ब्रिटानिया, JSW स्टील, दीपक नाइट्राइट और आरती इंडस्ट्रीज में। केमिकल्स में आज भी अगर आप देखें जो 10 स्टॉक्स में बाइंग थी। इंडिया मार्ट में शॉर्ट कवरिंग थी थैंक्स टू जोमेटो, लास्ट वीक से एक अच्छा मूव आ रहा है। UBL USL का पेयर अच्छा कर रहा था। टेक महिंद्रा में बाइंग अंतिम दौर तक अगर आप देखें, मतलब शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू रही। शॉर्ट बिल्डअप मैरिको, बांग्लादेश फैक्टर, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये और कैनफिन होम्स दोनों में आज काफ़ी अगर आप देखें शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। श्री सीमेंट और ट्रेंड, इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और जहाँ तक लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट की टेंडेंसी थी, उसमें HDFC लाइफ सुबह स्ट्रॉन्ग खुला था ये, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग, SBI लाइफ, क्रॉम्पटन, इन्फोएच और IUC, यहाँ भी प्रॉफिट टेकिंग हुई। एक बार आप डिफेंस स्पेस में से HL लेके आइए। HL में थोड़ा मामला गंभीर है और ये स्टॉक जो है वो एज पे आके बैठ गया है। एज मतलब मैं आपको एक बार बताऊं कि ये अपने करियर के सबसे अगर आप देखें जो स्ट्रॉन्ग फेज में गया था ना काउंटर, वो एरा या फिर वो समय काल था अक्टूबर 2023। प्राइस था 2028। उसके बाद वन वे ये स्टॉक चला 5670 तक। और मैं इसको ऐसे डिफाइन करूंगा अमित जी कि इस पूरे टेन्योर में इसने कभी भी नॉट अ सिंगल टाइम 100 EMA छुआ नहीं, लेकिन फाइनली उस पर आके स्ट्रगल करता हुआ। इस बार उसके ब्रीच होने के चांसेस लग रहे हैं आपको क्या? जी वीरेन जी, डाउनवर्ड मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। रेशियो चार्ट्स में भी ब्रेकडाउन है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का अच्छा खासा क्रॉसओवर है यहाँ पे। तो चांसेस तो काफी ज्यादा हैं, लेकिन कल का एक और वेट करेंगे क्योंकि एक कंफर्मेशन हमें मिल जाएगा। अगर 100 EMA जो कि लगभग इसी प्राइस के आसपास है वो ब्रेक करता है तो यहाँ पे दिक्कतें बढ़ेंगी। एंड इवन जो हमारा बजट लो था वो थोड़ा कहना ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कम से कम यहाँ पे 4300 तक के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। ओके, तो ये फिलहाल हाल जहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस बनती हुई दिखाई दे भी रही है। अच्छा, एक बार मिड कैप इंडेक्स स्क्रीन पर रखिएगा क्योंकि जाते जाते यहाँ पर और थोड़ा सा प्रेशर आ गया। लगभग 400 अंकों के नुकसान पर हम क्लोज दिखाते हुए नजर आएंगे। और सारे जो आउट परफॉर्मर्स रहे हैं एटलीस्ट इन द रीसेंट वीक, पिछले हफ्ते के, PB फिनटेक, जोमेटो जैसे काउंटर्स, आपके कुछ चुनिंदा रेलवे कंपनियां, इन सब में हमने देखा है पोजीशंस अच्छी खासी हल्की होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो वो भी एक साइन है कि मार्केट में से धीरे धीरे करके ही सही लेकिन फ्रॉथ निकलता हुआ दिखाई दिया है। एक दो ट्रेड्स जहां पर कुछ वीकनेस आई है, हम पहले एम्फोसिस डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन सोनी, ये परसिस्टेंट पर अगर आपकी नज़र गई हो, इन्फो एज जैसे ट्रेड्स पर आपकी नज़र गई हो, ये जो मंदी का सौदा है ये कल के लिए कैरी करना है या फिर आज के आज ही निपटा के जाएं? हर्षदा जी, यहाँ पे परसिस्टेंट पे भी मुझे एक अच्छा सेल अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है। इनफैक्ट उसका जो आज रेजिस्टेंस था हाई वहीं पे मारा है 4655 के अराउंड, तो उसको क्रॉस नहीं कर पाया है। सो उसी रेजिस्टेंस को होल्ड करते हुए यहाँ पे एक सेल की अपॉर्चुनिटी बन रही है। टारगेट मुझे लगता है यहाँ पे 4400 को एक बार टेस्ट करने के लिए आएगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे आप 4640 का एक बार प्लेस कर सकते हैं। टारगेट 4400, अगर 4400 को भी ब्रेक करता है उसके नीचे कंटिन्यू रहेगा सेलिंग प्रेशर टुवर्ड्स 4340। ओके, तो ये फिलहाल क्लियरली और वीकनेस बनती हुई दिखाई दे सकती है। 4340 की तरफ फिसल सकता है काउंटर। बैन का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। वो ट्रेड्स जो दरअसल बैन का हिस्सा बन सकते हैं उन पर एक बार नज़र डालें तो पोजीशनिंग ऐसी आ चुकी है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस 2 दिनों में इतना टूटा कि यहाँ पर बिकवाली का दबाव बनता हुआ दिखाई, पोजीशंस बैन में जाती हुई दिखाई दे सकती है इस बिकवाली के प्रेशर में। और मन्नपुरम फाइनेंस भी जावलिन थ्रो में क्वालिफाइंग राउंड जीत चुके हैं।
हमारे चैंपियन नीरज चोपड़ा, चैंपियन क्योंकि पिछली बार ही गोल्ड इन्होंने जीता था, तो उम्मीद पर खरे उतरते हुए और क्वालिफाइंग राउंड में ये आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिएगा इनका जो फाइनल होने वाला है वो 8 अगस्त को होने वाला है, उसका टाइम नहीं याद, लेकिन ये क्वालिफाइंग राउंड इन्होंने एज एक्सपेक्टेड जीत लिया है। अब जेना पर नजरें रहेंगी क्योंकि ये दोनों को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया था। आई थिंक नीरज चोपड़ा ग्रुप बी में थे और जेना ग्रुप ए में है, तो उनकी तरफ से क्या अपडेट आता है वो देखना होगा। 89.34 मीटर्स, इनका पिछले साल का रिकॉर्ड याद है? नहीं, इनका 90 प्लस किया हुआ है, बट आई थिंक 89 इज अ गुड थ्रो। इज अ गुड थ्रो या मैंने वो डेटा निकाला था, फिर कोशिश करूंगी उसे पुल आउट करने की, लेकिन हाँ ये 90s के आसपास ही रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भी, और जो इन्होंने परफॉर्मेंस लेटली दिखाया है। लेकिन एनीवेज गुड न्यूज़ नीरज चोपड़ा की तरफ से। 89.94 उनका पर्सनल बेस्ट है। पर्सनल बेस्ट, हाँ। तो बट ध्यान रखिएगा ओलंपिक्स है ये, और ओलंपिक्स में आई थिंक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है हर्षिता वो तो 100 के करीब है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है हमको। लेकिन खैर क्वालिफाइंग राउंड जीतकर फाइनल पहुँचे, ये अच्छी खबर है। चलिए अब इस खबर को थोड़ा मूव ऑन करते हैं, मार्केट पर आते हैं, क्योंकि आखिरी के 3-4 मिनट बाकी हैं। एक ट्रेड पर और थोड़ा सा व्यू लेते हैं, उसके बाद क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। और एक स्टॉक जो इस समय मेरे रेडार पर आ रहा है, डे लो पर आकर बंद हो रहा है, हालांकि है ग्रीन में ये स्टॉक, वो है एशियन पेंट्स। मानस एक बार एशियन पेंट्स का चार्ट देखिए, कोई व्यू बन रहा है स्टॉक पर? देखिए कंसोलिडेशन दिख रहा है, मेरे ख्याल से तो लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करना बेहतर रहेगा। 3040 के ऊपर जब तक एशियन पेंट्स ट्रेड करता रहे, यहाँ पर अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहना चाहिए। ओके, एशियन पेंट्स 3098 पे और 3135 इसका डे हाई था। चलिए अभी काम करते हैं, अब मात्र 1 मिनट 50 सेकंड बचे हैं। चलते हैं अनुज के पास बड़ी वॉल पे इस क्लोजिंग को देखने के लिए। एटलीस्ट हम अपने साथ ये 24000 का आंकड़ा अनुज घर लेके जा रहे हैं मंगलवार की शाम को। अनुज ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, एक्चुअली टुवर्ड्स द एंड ठीक ठाक रिकवरी हो गई, क्योंकि एक समय लग रहा था कि कल का लो टूट जाएगा, बिल्कुल पॉसिबिलिटी थी टुवर्ड्स द एंड, लेकिन करीब 70-80 पॉइंट की रिकवरी हुई निफ्टी पर, ज़्यादा की हुई एक्चुअली, लेकिन वो एडजस्टमेंट के बाद 70-80 रह जाएगा, 25 पॉइंट ऊपर। आई थिंक एडजस्टेड क्लोज 24,000 के जस्ट ऊपर या उसके आसपास रहेगा, अब वो आई थिंक 335 तक क्लियर होगा। निफ्टी बैंक 50,000 के तो नीचे था ही कंफर्टेबली, लेकिन 49,800 के भी नीचे, और निफ्टी बैंक की क्लोज ख़राब थी। निफ्टी IT आज थोड़ा संभाला मार्केट को, हालांकि डे हाई से काफ़ी नीचे बंद हुआ। सुबह तो 900 पॉइंट ऊपर था ये इंडेक्स, अब 220 पॉइंट ऊपर रहा, 0.5%। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% नीचे था, स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.5% नीचे। एडवांस डिक्लाइन, शुरुआत बहुत शानदार हुई थी, लेकिन अंत होते होते करीब 1:2 का एडवांस डिक्लाइन इस समय रहा सिस्टम में। चलिए सेक्टोरल ब्रेड देखते हैं एक बार। कल सारे सेक्टर्स रेड में थे, आज एटलीस्ट कुछ सेक्टर्स थे जो ग्रीन में थे। मेटल्स ग्रीन में था, FMCG शुरुआत फ्लैट हुई लेकिन अच्छी रिकवरी आई। रियल्टी, ये हमारी खबर का इम्पैक्ट 1% ऊपर था। निफ्टी IT 0.5% ऊपर था, कैपिटल गुड्स भी 0.5% और 0.25% ऊपर था। नीचे ऑटोज, PSU बैंक्स में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर, SBI का इम्पैक्ट था यहाँ सबसे ज़्यादा, 1.5% इंडेक्स नीचे था। फाइनेंशियल सर्विसेज की आज एक्सपायरी, ये भी इंडेक्स आज थोड़ा सा नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। चलिए निफ्टी का हीट मैप लेकर आते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर तेज़ी रही, कहाँ पर मंदी। सबसे नीचे HDFC लाइफ 4.5% नीचे, SBI लाइव, BPCL, श्रीराम फाइनेंस, SBI, भारती एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोल इंडिया, ONGC, टाटा कंज्यूमर, टाइटन। प्रेशर HDFC बैंक की वजह से, ICICI बैंक की वजह से, कोटक की वजह से बैंक निफ्टी पर, और ऊपरी लेवल्स में ब्रिटानिया फिर से 3% ऊपर, JSW स्टील, टेक महिंद्रा, लार्सन एंड ट्यूब्रो, हिंदुस्तान यूनिलिवर। तो ये फिलहाल आपके लिए वो क्लोज 24,034, तो 24,000 को होल्ड करने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था दिन भर, और उसी के आसपास वो क्लोज भी नज़र आ रहा है। चलिए फटाफट से एक अपडेट सीधा सौदा का। नीरज के ट्रेड्स में कई सारे बाय साइड के आइडियाज़ थे। इंद्रप्रस्थ मेडिकल, दीपक नाइट्राइट, मैनकाइंड, सेनको जैसे ट्रेड्स में यहाँ पर अच्छी कमाई हुई है। वहीं आशीष का परफॉर्मेंस देखें तो गोकुलदास एक्सपोर्ट, श्नाइडर इलेक्ट्रिक दोनों पॉजिटिव, लेकिन मंदी में BEML पिक किया, नंबर्स खराब, और सिरमा SGS जहाँ पर भी नंबर्स खराब रहे। जय, तो ये था टीम्स का प्रदर्शन, और अब एक काम करते हैं, वक्त हो गया हम तीनों के चलने का, लेकिन एक बार फिर से कीप योर फिंगर क्रॉस्ड। आज भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो ओलंपिक्स में अपना जौहर दिखाएं,
और कल से जब हम लौट के आएँ तो मुस्कुराहट हो। शुभकामनाएं पूरी टीम को, जो भी इस वक्त खिलाड़ी वहां पर हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बुधवार की सुबह सुबह। अनुज मेरी, हर्षता नीरज और आशीष की मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। नमस्कार।